अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फुल एनर्जी के साथ हैं? ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह सुबह टाइम्स जो है वो आपका जो एनर्जी लेवल है कभी अप होता है कभी डाउन होता है। देयर आर सो मेनी रीजन फॉर दैट। ऐसा आपके साथ होता है मतिया? बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आपको रात नींद सही ना आए, आपकी तबीयत ठीक ना हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके बॉदर कर रही हो तो उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए ऑलवेज 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 कोशिश ये करें कि अपने आसपास ऐसे लोगों को जमा करें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। अब मतलब पहले कभी भी नहीं पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। हाँ। क्योंकि सती बहुत सारी जगहों पर मैसेज आते हैं कि वहाँ पे हमें इतनी नेगेटिव एनर्जीज मिलती है कि चाहे हम जितने मर्जी हशाश बशाश हो कि हम उस मुलाकात के बाद, उस मीटिंग के बाद ड्रेन्ड फील करते हैं। और कुछ मुलाकात ऐसी होती है कि दोस्तों चाहे हम जितने मर्जी थके हुए हों, कुछ ऐसे दोस्तों को मिले, कुछ ऐसे लोगों को मिले, वो आपको इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि आप उस मुलाकात के बाद आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आप नींद से मुतालिक बात कर रही थी। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एट टाइम्स मेरे साथ ये होता है कि 8 घंटे की नींद भी ले ली बट आई एम नॉट फ्रेश, एंड एट टाइम्स 2 से 3 घंटे की अच्छी नींद मिल गई तो आई एम फ्रेश। आई कैन सो रिलेट टू द लेटर। अच्छा, मैं बिल्कुल मतलब 3 से 4 घंटे की नींद लेके आई एम गुड। मुझे बहुत से लोग से कह रहे थे कि 8 घंटे, सॉरी आई एम सॉरी, मेरा उसके बाद सर में दर्द हो जाता है एट टाइम्स। सर में दर्द होता है, लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अक्सर लोग पता है क्या कहते हैं, आई एम सॉरी जी मेरी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई तो मैं आज थोड़ा बदतमीज हूँ। ओ भाई बदतमीज हो ना, घर जाके बदतमीज हो या नींद पूरी करके आए। अब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सो ये होता है, ये आपने नोट किया होगा, लोग कहते हैं मैं मिली नहीं, आई एम थोड़े मैं थोड़ी सी क्रैंकी हो गई हूँ। आज हो रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता भाई। आप मूड अपना ठीक रखें। मूड अच्छा रखें और साथियों का भी, अपने आसपास के लोगों का भी मूड अच्छा रखें। और रखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इंशाल्लाह बस आप 2 हफ्तों की दूरी पर है और आपको पता है कि PSL सीजन 7 का होने जा रहा है आगाज, और मैं तो अभी से सोच रही सती टिकट खरीद लूँ बस। बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स की फ़रोख्त अब शुरू हो गई है और वैसे ज़ाहिर है कि लोग काफ़ी फोकस्ड हैं इस पे कि किस तरीके से वो टिकट्स खरीदें और जल्दी से जल्दी जो है वो मैचेस शुरू हों तो वो जाके अपने पसंदीदा प्लेयर्स को परफॉर्म करते देख सकें। वैसे कितनी ज़बरदस्त बात होगी ना मतिया। मैं तो आप ये बात कर रहे हो और उसको पता है कि मैं तो आगे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो क्या? क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए, साथ में ने कहा इसमें ऑस्ट्रेलिया भी होनी चाहिए और सीरीज़ होनी चाहिए T20 की। सोचें ये पाकिस्तान आ जाए, ओ बल्ले भी बल्ले थे, शावा भी शावा। सोचें, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले इस बारे में सोचना ज़रूरी होता है। थिंक बिग। प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। तो आज के शो के वाले से भी हमने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की और ये आपको शो में भी पता चलेगा। तो पहले हम टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। सिंध में तालीम का बुरा हाल, मयार पर सवालात उठ गए। लाड़काना बोर्ड में 90% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा की अक्सरियत जामिया कराची के दाखिला टेस्ट को क्लियर न कर सकी। KPK का कोई तालिब इल्म टेस्ट पास न कर सका। लाहौर में अतिया किए गए जिगर और गुर्दों की कामयाब पैवंदकारी। बैरूनी मुल्क इंतकाल करने वाले नौजवान के वालिदैन ने जिगर गोशे का जिगर और गुर्दे अतिया किए। वजीर पंजाब सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि ये अमल दीगर के लिए भी काबिल तकलीफ है। और मुल्क भर में जाड़ा अपने जोबन पर, टंडो अलहयार में सख्त सर्दी की खास सौगात। गुड़ की तैयारी उरूज पर, खास तरीके से तैयार करदा देसी गुड़ सबकी पसंद। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे PSL सीजन 7 के हवाले से, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 हफ्तों की दूरी पर है और इस हवाले से जो टिकटें हैं वो भी फरोख्त होना शुरू हो गई हैं। लाहौर और कराची में गो के जो टिकट्स के रेट्स हैं वो थोड़े बहुत मुख्तलिफ हैं। कराची में जो टिकट्स के रेट हैं वो है कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 3000, लेकिन लाहौरियों के लिए जो फैसिलिटी है वो उससे थोड़ी सस्ती है। लाहौर में जो आपको टिकट मिलेगी जनाब 250 से 4000। अच्छा जो ज़्यादा भी, अब जब वो चाहते हैं कि क्योंकि हर एवरीवन शुड एंजॉय, मतलब 500 को 250। हाँ, ये वैसे अजीब सा है, मतलब कम से कम कीमत भी कम रखी है और ज्यादा से ज्यादा भी ज्यादा रखी है। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में फिक्स किस्म के रेट्स रखने चाहिए थे, लेकिन अगर कम कीमत रखनी चाहिए होती तो मेरे ख्याल में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर थोड़े कम मजीद होने चाहिए। उनको था कि हर कोई एंजॉय कर सके, चाहे बाहर कोई बंदा जो है वो सिक्का भी बेच रहा है, 250 कर देते कराची वालों के लिए भी। वैसे होना चाहिए, इसमें बड़ी अच्छी बात अगर ऐसा हो जाए तो। और सबसे पहले जो मैच है वो आपको पता है सती साहब होगा, दिफाई चैंपियन कराची सुल्तान्स और मुल्तान सुल्तान्स और कराची। अच्छा, मैं दिफाई चैंपियन में भी कराची आ रहा है ना मेरे ज़हन में, तो माफ़ कीजिएगा मुझे।
کیونکہ ہم سب کے سب سلطان ہیں اور یہ جو پہلا میچ ہوگا میں تو خیر بڑی ایکسائٹڈ ہوں ابھی سے. اللہ کرے ٹکٹ مل جائے مجھے. بالکل جی, ٹکٹ مل جائے اور پھر دیکھیں گے کہ ٹکٹ کس طرح سے ملتا ہے. لیکن یہ ٹکٹ کی پرائسز کے حوالے سے کیوں الگ الگ سوچ دکھائی ہے اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ نے, یہ ظاہر ہے آئی ایم شیور دے مسٹ ہیو سم سارٹ آف کنکریٹ ریزن فار دیٹ. اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے علی حسن. تو علی حسن ذرا یہ بتائیے گا کہ پی ایس ایل تو شروع ہونے والا ہے, ٹکٹس کے آن لائن فروخت بھی شروع ہو گئی ہے. یہ افتتاحی تقریب جو ہوگی اس کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں سبھی ایکسائٹڈ ہیں کہ اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان سپر لیگ سیزن 7 میں, کیونکہ گزشتہ سیزن میں جو ہے اوپننگ سیرمنی جو ہے وہ ٹرکی میں ریکارڈ کی گئی تھی, اس کے بعد پھر ٹی وی پہ ہم سب دیکھ سکے تھے. لیکن اب جو پی سی بی کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا جتنا بھی پلان ہے وہ سب کو فائنلائز کرنا ہے. لیکن ابھی تک بہت چیزیں ہڈن رکھی گئی ہیں. سنگر کون ہوگا, کچھ نے اوریجنل ساؤنڈ ٹریک گانا ہے, ابھی تک کافی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ چیئرمین پی سی بی جو نئے آئے ہیں رمیز آجا وہ شائقین کرکٹ کو جو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہوں. صحیح. اچھا تو یہ تو بتائیں علی کہ یہ جو پہلا میچ ہونے جا رہا ہے, جو اوپننگ جو ایونٹ ہے, سیریمنی کا ایونٹ ہے, وہ کس دن ہوگا؟ دیکھیے 27 تاریخ کو اوپننگ سرمنی ہے اور اس کے فوراً بعد ہی شام 7:30 بجے جو ہے کراچی کنگز اور ڈیفینڈنگ چیمپئن ملتان سلطان کے درمیان جو ہے میچ کھیلا جائے گا. ٹکٹ کے حوالے سے بھی آپ جو ڈسکس کر رہے تھے میں بھی سن رہا تھا, تو وہی بتانا چاہوں گا کہ اوپننگ ڈے میں جب کراچی کنگ کا میچ ہے, آن لائن سیل بڑی تیزی سے جو ہے اس جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے کہ شائقین کرکٹ زیادہ پریفر کر رہے ہیں کراچی کے میچز میں. اوپننگ کے بعد جو ہے 29 کو جب کراچی اور کوئٹہ کا مقابلہ ہوگا, سیٹرڈے کا دن ہے اور ایسی بات نیکسٹ ڈے چھٹی بھی ہے, اس کی میں بھی کافی جو ہے پارا ہائی ہے شائقین کا. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی, تو اس دفعہ پی سی بی نے یہ میچ جو ہے سنڈے کو رکھا ہے, ڈبل ہیڈر ہے, لیکن شام میں جو میچ ہوگا وہ کراچی اور لاہور کا ہوگا. اس میں بھی کافی دلچسپی ہے, بڑی تیزی سے جو ہے انکلوجر جو ہے بک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کو بھی موقع ملا تو جلد از جلد آپ بھی آن لائن بک کرا لیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ آخر میں آپ بولتے رہ جائیں کہ یار ٹکٹ نہیں ملا. نہیں علی, اگر خدا نخواستہ مجھے ٹکٹ نہ ملی تو میں پھر آپ سے شاید ہاشمی صاحب سے یا جج شعیب جٹ سے رابطہ کروں گی کہ ٹکٹ مل جائے, کیونکہ میچ بہت دیکھنا ضروری ہے. اور کیونکہ جو سنڈے کا آپ نے مجھے بتا دیا نا ابھی سے کہ ڈبل ہیڈر ہوگا, اور جو رات میں جو میچ ہوگا شام میں وہ کراچی ورسز لاہور ہوگا. آئی مین واو, فائنل سے پہلے فائنل. واو کیا زبردست. بہت شکریہ جی. علی حسن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑے تفصیل میں بتایا کہ بھی ٹکٹس تو بکنا شروع ہو گئی ہیں. سو پلیز 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 سستی کا مظاہرہ نہ کیجیے, فوراً سے اپنی ٹکٹ خریدے. بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ مجھے یا آپ ستی کو یا پھر فان ہاشمی صاحب کو یا آپ شعیب جٹ کو یا آپ علی حسن ہمارے نمائندے کو یا ہمارے کسی بھی اسپورٹس رپورٹر کو آپ کہیں کہ ہمیں ٹکٹ چاہیے, کیوں نہیں خریدی تھی. بالکل جی. اور ایک اور پلان جس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا تھا, ایک خواب جو کہ دیکھ رہے ہیں چیئرمین پی سی بی, اور یہ پلان ہے ان کا کہ پاکستان اور بھارت کی جو کرکٹ ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. اور آئندہ آئی سی سی میٹنگ میں پاکستان, بھارت, انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان 4 ملکی T20 ٹورنامنٹ کے انعقاد کی وہ تجویز دینے جا رہے ہیں. اور آسٹریلوی کرکٹرز کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان ضرور آئیں, زبردست سیکیورٹی دیں گے. بالکل جی. اور رمیز راجہ کہتے ہیں کہ عثمان خواجہ کا بیان حوصلہ افزا ہے, پاکستانی شائقین آسٹریلین کرکٹرز کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. رمیز راجہ نے مزید کہا کہ دورہ پاکستان میں کینگرو کھلاڑی گولف کھیل سکیں گے, باہر جا کے کھانا بھی کھا سکیں گے. سو تمام تر چیزیں جناب ان کو میسر ہوں گی, زبردست قسم کا پروٹوکول ان کو حاصل ہوگا, زبردست قسم کی سیکیورٹی ان کو حاصل ہوگی. اور میں تو کہتی ہوں کہ پھر ان کو اتنا بھی موقع ملے کہ جیسے گولف بھی کھیل سکیں گے, کھانا بھی کھا سکیں گے. میں تو کہتی ہوں لبرٹی میں پیچھے جا کے اگر وہ بٹا گلی میں جا کے انہوں نے شاپنگ کرنی ہے خصوصاً کی, وہ بھی کر سکتے ہیں. بہت چیزیں کر سکتے ہیں, مطلب کراچی میں بھی جا کے جو شاپنگ کرنی ہے وہ بھی ان کو چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں انہیں پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھیں, نہ جانے کیوں. ہم نے بڑی کوششیں کی تھیں. آئی ایم شیور کہ اس دفعہ رمیز راجہ صاحب جو رکھیں گے ساری چیزیں. اور بھارت کا مسئلہ کبھی بھی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نہیں رہا, ان کا مسئلہ مائنڈ سیٹ ہے. تو بڑا اچھا خواب ہے, بڑا اچھا پلان ہے. اور پلان اس وقت تک اچھا ہوتا ہے جب تک وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتا ہے اچھے طریقے سے. ستیہ ہمیشہ کتنی عزت دیتے ہیں جب بھی انٹرنیشنل کرکٹرز ہمارے ملک میں آتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بھارت سے ہے, کوئی آسٹریلیا سے ہے. پاکستان نے ہمیشہ اچھا ویلکم کیا ہے. مہمان نوازی اگر آپ کو سیکھنی تو آپ پاکستان سے سیکھیں. ابھی وہ ابھینندو کو دیکھ لینا, مطلب ابھینندن بھی جب آیا تھا تو کس طریقے سے اس کی بھی اچھی مہمان نوازی کی تھی, اس کو منہ شو دھلا کے اس کا اچھا سوٹ شوٹ پہنایا تھا, کنگھی شنگھی اس کی تھی. مطلب اور چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ وہ کیونکہ جہاں پہ وہ گرا تھا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کی اچھی خاصی کوٹ بھی چڑھائی تھی, لیکن اس کے باوجود ہمارے جوانوں نے اس کو بچایا لوگوں سے. اور اس کے کپڑے بھی ہم نے رکھ لیے تھے دھونے کے لیے, واپس نہیں کیے ہم نے. اتنے صاف ستھرے ہم نے کپڑے دیے, آپ نے دیکھے نہیں ہیں اتنی اچھی. اور فٹنگ دیکھی آپ نے ہم نے کہ وہ کہاں سے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جائے گا. شیو بھی کر دی, شیو کیوں نہیں کی, لیکن میں نے خاص انہوں نے احترام کیا کہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ انہوں نے ایسے باگڑ بلی جیسی مونچھیں رکھنی ہیں, لیکن چینج کر لی ہیں. اب تو ظاہر کریں گے, اب تو ترقی کرتے جا رہے ہیں نا. اچھا وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے ترقی کیوں ہو رہی ہے. ہاں
चक्री सब्जी मुझे नहीं कहना। परमवीर चक्रा या पता नहीं कुछ हाँ इस तरह। मतलब मैं तो मुझे तो उससे चक्कर आ गया सुन के भाई अवार्ड भी मिलता है ऐसी वो परफॉर्मेंस award भी चक्कर आ गया है। अवार्ड Award रखे अवार्ड उन्होंने तुम्हें इसे। चक्कर आ गया है कि ये मैं किसके पास जा रहा हूँ, मुझे पकड़ लो, मुझे थाम वीर लो। चक्कर। चलिए जी, हाँ वीर चक्र अवार्ड। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और हम एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि वैसे तो अगर हम अपने बचपन में भी सुने तो लोग बात करते थे कि जी कि हमारे मरने के बाद जो आप हमारे वो ऑर्गन्स जो कि काम करें, बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस होती है कि अगर हमारी आंखें जो हैं ये हम डोनेट करना चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाए और हमारे लिवर या हमारी किडनी जो है ये अच्छी पोजीशन में हो तो इसको डोनेट करेंगे। लेकिन अब हमने देखा है कि लोगों ने सम हाउ इस पे इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है और बड़ी बात है कि बैरूनी मुल्क में एक मुकीम, एक नौजवान, उसकी डेथ हुई और उसके पेरेंट्स ने फिर ये डिसीजन लिया कि हम अपने बेटे का लिवर और हम अपने बच्चे की जो किडनीज हैं इसको हम डोनेट करेंगे और फिर इनकी बड़ी कामयाबी भी होगी। और एक और चीज़ भी होती है, इंटरनेशनली तो हम ये देखते हैं कि आपको अपने आप को ऑर्गन डोनर के तौर पर रजिस्टर कराना होता है। नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, उसके बाद फिर ये फैसला आपकी फैमिली के लिए लेना आसान होता है। अब इस मामले में क्या हुआ कि वो लड़का जो था, वो नौजवान जो था, वो खुद पहले से ऑर्गन डोनर था या फिर उसके वालिदैन ने बाद अज़ मर के डिसीजन लिया, तो दैट कैन बी। हमारे यहाँ ना तो लोग थोड़ा वो डिस्करेज करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे एडी साहब जिन्होंने सारी उम्र इंसानियत की इतनी खिदमत की, जाते जाते भी वो अपनी आंखें जो हैं वो अतिया कर गए। तो मेरी तो खुद अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि चले जी मरते हुए हम भी हमारी आंखों के नूर से कोई और अगर इस दुनिया को देख सके तो अब हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है जी। मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ कि जी कुछ भी चीज़ किसी के काम आ सके तो ज़रूर जनाब उसमें डोनेट करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स ने आगे बढ़ के ये इतना बड़ा, इतना सख्त डिसीजन लिया। लेकिन आई एम श्योर वो दिन दो शख्स को, क्योंकि एक को गुर्दे जो हैं वो डोनेट किए और एक को जो है वो जिगर डोनेट किया, तो पेरेंट्स के लिए दोनों शख्स जो है ना ये बहुत ज़रा अहम होंगे। इवन यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा कि उनकी भी अपनी आरजू है कि वो दुनिया से जाते हुए अपने जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर सकें। बिल्कुल जी, तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया गया है कि गुर्दे और जिगर की पाकिस्तान में कामयाबी से पैवंदकारी की गई है, तो ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए जी, जहाँ तक इस काविश का ताल्लुक है उसको क्रेडिट में एक तो फैसल डार साहब जो हमारे डीन हैं इसके PKLI के, उनको देना चाहती हूँ। पिछले दिनों एक्सपो 20 में वो और साथ हमारे एडिशनल सेक्रेटरी आसिफ तफैल साहब गए थे, डॉक्टर आसिफ तफैल। इन्होंने अपना एक राब्ता वहाँ कायम किया और जिसमें ये कि भाई म्यूचुअल बेनिफिट हम एक दूसरे को दे सके। पर्टिकुलरली उनकी एक NGO है बाय द नेम ऑफ होप जो ये पेवनकारी के ऊपर वहाँ काम करती है। जब ये इंसिडेंस हुआ तो क्योंकि एक राब्ता बन चुका था तो उन्होंने सबसे पहले जब वो वालिद जब डोनेशन देना चाह रहे थे और उनका ये कहना था कि मैं पाकिस्तान में देना चाहता हूँ, तो उन्होंने हमसे इमीडिएटली कांटेक्ट किया और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि सबसे पहले ये कि हमने सारा जो टेस्ट वगैरह किए टू मैच द रेसिपिएंट्स, वो प्रिलिमिनरी किए जब तक वो बच्चा जो था वो वेंटिलेटर पे ही रहा। और फिर जिस दिन यहाँ पूरी तैयारी हुई उस दिन उन्होंने वेंटिलेटर ऑफ करने का उस दिन प्रोग्राम बनाया आफ्टर रिमूविंग मतलब गुर्दा और वो लिवर। एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है इतनी बड़ी कुर्बानी किसी भी माँ बाप के लिए जिसकी बच्चे को हेड इंजरी की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया हो और ब्रेन डेथ हो चुकी हो, मेरा ख्याल है ये वैसी कितनी बड़ी कुर्बानी है कि हमें हर हाल पे उसको सराहना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप और इस तरह का काम तो आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो होता है, जहाँ लोगों ने ऑलरेडी कमिट किया हुआ होता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए और ब्रेन डेथ हो जाए और ये कोई ऐसी वजह से, तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा ऑर्गन्स दे दिए जाए डोनेशन। इनके वालिद साहब ने ये डिसीजन बाद में ली और फिर ये जो सारा, क्योंकि ऑलरेडी कोलैबोरेशन डेवलप हो गई थी, उनसे राब्ता जब उनका हमारे साथ हुआ तो बाकायदा PKLI ने रेसिपिएंट्स की पहले तैयारी की, क्योंकि जब आप आज़ा लेते हैं तो फिर उसकी
टाइम भी बहुत अहम होता है कि कितने जल्दी वो आज़ाद जो हैं वो अगले बंदे के अंदर पेवंद हो जाएं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही वो कहते हैं कामयाब ऑपरेशन हुआ इस तरीके से कि वो यहाँ जब मरीज तैयार थे वहाँ से उन्होंने ऑर्गन्स रिमूव किए, बाय एयर उनका एक ग्रुप आया उनके डॉक्टर्स का, उन्होंने हमें आके यहाँ डोनेट किया। PKLI की टीम वहाँ मौजूद थी, उसी वक्त उन्होंने वो ऑर्गन शिफ्ट किए और इंकारी उसी वक्त हुई। ज़बरदस्त। एक तो पेरेंट्स की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी थी, दूसरा डॉक्टर्स ने बहुत एफिशिएंटली काम किया क्योंकि जब ऐसे ट्रांसप्लांट कुछ करने होते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर में एक प्रॉपर केयर होती है जो कि आपको इन ऑर्गन्स की करनी पड़ती है। आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि पंजाब किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में और कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो मुयसर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे इन सहूलियात के हवाले से। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज बेसिकली तो ये लिवर ट्रांसप्लांट के लिए यूनिट बना था, लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन कुछ पेचीदगियाँ थी, ये तैयार नहीं था, मुकम्मल नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ गया जिसको अब हेड करते हैं प्रोफेसर जावेद कत्तेजी, उसके बाद जो बहुत अहम इंडक्शन हुई है वो है कि जो टीम है फैसल डार साहब, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन लिवर ट्रांसप्लांट, और उनके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस इंस्टीट्यूशन ने 140 लिवर ट्रांसप्लांट कामयाबी से 98% कामयाबी का रेट है इनका, कामयाबी से किए हैं, और तकरीबन 231 से ज़ायद लिवर किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। और जो अच्छी बात है, जो बहुत ही सराहने वाली बात है, वो ये है कि ये जो 140 लिवर ट्रांसप्लांट है इसमें 10 बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट हुए, जो कि पहले ये सहूलत जो थी इसके लिए लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता था, और अब ये सहूलत इधर ही मिल रही है। यहाँ तक ताल्लुक है कि हमारे पास क्या कुछ है, इट्स अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है, और इंशाल्लाह इसकी मजीद एक्सपेंशन में इट्स अ क्वाटरनरी हॉस्पिटल, इट विल बी अ रेफरल हॉस्पिटल। यानी वो वाली बात है कि हमारी कोशिश है, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आज के बोर्ड की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हम इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि सन 2022 के अंदर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी यहाँ शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि चूंकि ये इंस्टीट्यूट लाहौर में है तो मुल्क के दीगर हिस्सों के शहरी अगर इससे इस्तेफादा करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये बात तो क्लियर है कि अभी आज तक जो 140 लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट जो 231 हुए हैं उनमें से 70% जो हैं वो नेचुरली फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं, और वो पंजाब के लोगों के लिए, जो लोग आए हैं उनके लिए उन्होंने एक पॉलिसी अपनी बना रखी है कि जब कोई बंदा आता है तो उसके फाइनेंशियल वो जो उनका है वो देखते हैं, फाइनेंस के आया वो बिल्कुल फ्री उनका होना चाहिए, या वो पार्शली अपने पैसे पे कर सकें। दे आर पीपल वो कहते हैं हम पे कर सकते हैं, दे विल पे द मनी आल्सो। लेकिन अहम काम एक और आज जो कर रहे थे हम, आज हमारी बैठ के इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी कि हम किस तरीके से सेहत सहूलत कार्ड के थ्रू पार्ट ऑफ ऑल दिस ट्रीटमेंट उसको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दीगर इलाकों से जो भी लोग, बहुत लोग आते हैं, इलाज भी करवाते हैं आके। मुझे पता है कि सिंध से भी 1-2 मरीज आए हुए हैं जो नॉन अफोर्डिंग है, उनको उसी तरह सहूलत दी जा रही है, और जो अफोर्डिंग है उनसे पैसे दिए जा रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने ख़ुद ऐलान किया है कि आप भी अपने आज़ा जो हैं वो अतिया करना चाहेंगी। ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है किसी भी शख्स के लिए कि वो अपने आज़ा अतिया कर सके, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है कि ख़ुद को इस तरफ माइल करें, इस बारे में सोचें भी। आपने ख़ुद को ऐसे इस तरफ माइल कैसे किया? देखिए जी, बात ये है कि इतनी बड़ी कुर्बानी जब मैंने किसी एक पेरेंट की देखी तो मैं तो उनके सामने, मेरी कुर्बानी तो कोई कुर्बानी नहीं है ना। मैं तो ये थोड़ी कहा है कि भाई, अगर मैं तो ये कहा है कि आप मेरे आज़ा, आज से मैंने कमिट कर लिया कि अगर मेरे आज़ा इफ दे आर इन एनी वर्किंग ऑर्डर दे शुड बी रिमूव्ड एंड गिवन टू इट एज अ डोनेशन। क्यों ना करूँ मैं? आई हैव टू सेट अप एन एग्जाम्पल
आई हैव टू एक्चुअली गिव एन एग्जांपल कि मैं खुद करवाने को तैयार हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो हैं वो सोचने के आ जाएंगे कि जो भाई आज़ाद काम कर रहा है अगर हम डोनेट करेंगे तो उसका फायदा ही होगा, किसी को नुकसान तो नहीं होगा। और फिर ये मेरा ख्याल है इससे बड़ा सदका जारिया क्या हो सकता है। आखिर देखिए ना, हम खून का इंतकाल करते हैं तो ट्रांसफ्यूशन जो है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे मिलती है? मैं अपना ब्लड देती हूँ, आई बीन अ ब्लड डोनर थ्रू आउट माई लाइफ। मेरे ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी की जब जवानी के से लेके 50 साल की उम्र तक मेरा ख्याल है मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 50 बोतलें तो खून की जो हैं वो मैंने खुद हत्या दी हैं। बिकॉज मुझे तो ये हमेशा होता था कि भाई इफ़ आई कैन डोनेट ब्लड देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और खूबसूरत कुर्बानी के हवाले से बात करी थी जो पेरेंट्स ने दी है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें भी अपनी कैपेसिटी में लोगों की ऐसी मदद ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, देखें वो पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है उन्हें अपना बच्चा प्यारा होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है, ब्रेन डेड हो चुका है, तो उन्होंने वेंटिलेटर पर रहते हुए ये अरेंजमेंट्स किए कि पहले उनकी मैचिंग हो, फिर उसके बाद उनको निकाला जाए, फिर उसके बाद वेंटिलेटर ऑफ किया जाए। और उनकी उसी मिसाल बनने की वजह से, उनके उसी कुर्बानी के जज्बे की वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि उनकी कुर्बानी इतनी बड़ी है तो मैं क्या हूँ, तो मैं भी इसी तरीके से कमिट करती हूँ। तो बहुत से लोग जो देखते हैं उनके लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हो इस तरह की। और बहुत सारी जगहों में मैं आपको बताऊं पेरेंट्स जो है वो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात मौजूदाती तौर पे, क्योंकि अल्लाह पाक मौजूद फरमाए, तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने देखा कि ब्रेन डेड लोग भी ज़िंदगी की जाने वापस आए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे की सिचुएशन देखी और उस वक्त क्योंकि पेरेंट्स में होप रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कहते, ज़माना कहते कि नहीं कुछ हो सकता, पेरेंट्स फिर भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन बहुत प्यारी कुर्बानी, एंड आई होप हम सब इस कुर्बानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें जो आगे इंसानियत की हेल्प कर सके। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ज़रा जिंदा दिलाने लाहौर के जो शहर का जो मौसम है उस हवाले से बात करेंगे। और क्योंकि लाहौर में पिछले कई दिनों से फॉग भी है, एकदम से फॉग आ जाती है जनाब। पिछले दिनों बारिश हुई, फॉग छट गई, स्मॉग छट गई, उसके बाद से एकदम फॉग आ गई। फॉग आ गई जी, तो उसके बाद होता ही है कि जैसे कल और परसों शाम भी बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना था। और फ्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल जी, 7 बजे के बाद से 7 बजे क्या बल्कि इससे पहले 5 बजे से पहले जो फ्लाइट ऑपरेशन था वही मुअत्तल कर दिया जाता था। आज की जरा सूरत हाल भी जान लेते हैं कि आज क्या सूरत हाल है यहाँ पर। बिल्कुल जी, और आज की सूरत हाल हमें आगाह करेंगे बाबर खान। जरा बताइएगा कैसा मौसम है, क्या सूरत हाल है धुंध की? देखिए जी, मौसम की बात करें तो इंतहाई खुशगवार मौसम है, सूरज निकला हुआ पूरी आबोताब के साथ। गुज़श्ता कई दिनों से लाहौर जो है ये स्मोक की लपेट में था, फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा थी जिससे जो शहरी हैं उन्हें मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हो चुकी थी। चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की बीमारियों से में वो मुब्तला थे। लेकिन चंद रोज़ कबल लाहौर में शदीद बारिशें हुई जिसके बायस फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी हद तक छट गई। लेकिन स्मोक जो है, फॉग जो है वो सुबह के टाइम होती है जिसकी वजह से जो फ़ज़ाई ऑपरेशन, मोटरवे, ये तमाम बंद होती हैं। लेकिन इस वक्त लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है, सूरज निकला हुआ है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसकी वजह से लाहौर जो है इस वक्त बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। क्योंकि सर्दी की वजह से लोग जो है उनकी मामलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हुई थी, सड़कों पर रश नहीं होता था। लेकिन अब 2 दिन से देखा जा रहा है कि सूरज बिल्कुल पूरी आबोताब के साथ निकल रहा है और मामूलात ज़िंदगी जो है लोगों की वो भी अब मामूल पर आ गई है। ये बताइए कि फॉग के टाइमिंग्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो सके। क्योंकि देखिए एक टाइम होता है, हम देखते हैं कि 7-8 बजे के बाद फॉग एकदम से आना शुरू हो जाती है। सुबह में भी फॉग होती है जिसको छटते हुए थोड़ा टाइम लगता है, फिर अभी देखते ना फिर कितनी ज़बरदस्त तरीके से सूरज जो है वो निकला हुआ है। तो वो टाइमिंग्स क्या है ताकि लोग जान सकें और फिर लोगों ने अगर अपना कोई दिन प्लान करना तो उसके हवाले से प्लान करें। अभी जो धुंध है, धुंध तकरीबन 6 बजे सुबह के टाइम जो है ना ये स्टार्ट होती है। रात को कभी 1 बजे 2 बजे के दरमियान ये उन खुले इलाकों में धुंध जो है ना गिरती है जहाँ पे ज़्यादा दरख्त होते हैं। मोटरवे हो गया, रिंग रोड हो गया, इन मुकाम शहर में बहुत कम रात के टाइम होती है, लेकिन सुबह के टाइम ये होती है 7 से 9 बजे तक। उसके बाद ये धुंध छट जाती है। महकमा मौसमियात ने फ़िलहाल कोई बारिश की पेशन गोई नहीं की और बारिश के ना होने के बाद
آہستہ آہستہ اور یہ بھی خطرات بتائے جا رہے ہیں کہ جو سموگ ہے وہ دوبارہ اسی طرح آئے گی، لیکن اس کی اتنی نہیں ہوگی تیز اس کی کہ وہ جس طرح کے چند پہلے دنوں میں آئی ہے، اور اس طرح یہ نا وہ دھند سموگ آنے کے دوبارہ چانسز ہیں. لیکن اس وقت موسم لاہور کا انتہائی خوشگوار ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. چلے بس ٹھیک ہے، جلا لیا آپ نے ہمیں جتنا جلانا تھا. میں بابر میں نے سن لیا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی بڑا زبردست موسم ہے. میں آپ دیکھ رہی ہوں ونڈ بریکر بھی آپ نے پہنا ہے، اور مجھے پتہ ہے پکی بات ہے آپ نے پھر یہاں سے پیچھے سے جو سامنے ٹھیلے لگے ہیں نا وہاں سے آپ نے کنو خریدنے، آپ نہ خریدنا کالا نمک، اور وہ آپ نے دھوپ میں بیٹھ کے کھانا. مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، مت جلائیں ہمیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں بہت شکریہ جی. بابر میں ہمارے ساتھ موجود ہے. بابر کہیں گے آئیڈیا تو میرا تھا نہیں، لیکن اب پلان بن گیا. پلان بن گیا ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہوں. ہاں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، حلوہ پوری کا سوچ رہا ہوں. حلوہ پوری کا. لیکن جب یہ دھوپ نکلتی ہے نا تو اس دھوپ کا مزہ ہی اور ہے. پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ جی آپ دھوپ میں بیٹھے ہوں اور آپ کے پاس اچھے اچھے کنو ہوں بڑے، اور اگر کنو بھلوال کے ہوں اوہ تو بڑے کمال جی. اور اس کے ساتھ آپ بھی منگواتے ہیں یہاں پہ رکھ کے چھیل چھیل کے کھاتے رہیں گے. ہاں پنک سالٹ سیب تو سے بڑا واقعی کھائیں گے. اچھی بات ہے، چائے میں ڈبو کے بھی، چائے میں ڈبو کے. خیر جی چلیں، آپ نے رپورٹ دیکھی. ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ لاہور کا احوال ہمیں بتا رہے تھے. اب ایک بہت ہی پیاری ننھی رپورٹر جو ہیں جن کا تعلق ہے کشمیر سے، وہ کشمیر کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر وہ دیکھ رہی ہیں، بڑے پیارے بڑے معصومانہ طریقے سے بتا رہی ہیں کہ وہاں کا حال کیا. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ کس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن وہاں کا بیسک انفراسٹرکچر بھی لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. ستی کچھ بھی نہیں لوگوں کو دیا گیا، اور لوگ بڑے افیکٹڈ ہیں اس سے. اور اس معصوم بچی نے از خود نوٹس لیتے ہوئے رپورٹر بننے کا فیصلہ کیا، اور کس طریقے سے اپنا احوال اپنے علاقے کا بیان کیا، آپ ذرا دیکھیے. زندہ ہو گیا. ساتھ میں اپنی ماما کو یہ بھی کہہ رہی کہ آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں، اور پھر بتا رہی ہے کنسرن اس کا کتنا ہے. مہمان بھی نہیں آ سکتے، مہمان بھی نہیں آ سکتے. جی جی آپ یہ دیکھیں فرینڈز کتنا گندا ہو گیا ہے. تو اللہ پاک اس بچی کو اور اس کی والدہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بڑی بات ہے جی. یہ چھوٹی سی بچی جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، یہ ویڈیو ہو گئی وائرل اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کیا کچھ جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو ایسی سہولتیں ہیں جو کہ میسر نہیں ہیں. مطلب کورس جہاں پہ آپ کی جان ہی آپ کی جہاں بیسک نیسیسٹیز نہ ہو، بنیادی اشیاء ضروریہ نہ ہو، آپ کو آزادی میسر نہ ہو، تو وہاں پر سڑکیں تو پھر سڑکیں تو بہت چھوٹا سا مسئلہ. لیکن پھر یہ بچی نکلی آزاد فضا میں، اور اس بچی نے اتنی پیاری ویڈیو بنائی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. لیکن جو مہمان والی بات کی نا، مہمان بھی نہیں آ سکتے. تو میں دل کرتا نا کہ ابھی میں دھوپ کی بات کر رہی تھی، پھر ابھی مہمان کی بات کر رہی تھی، پھر جب مہمان آتے پھر وہی والی بات ہے کہ جی آپ کو دل کرتا ہے کہ اچھی دھوپ میں مہمانوں کو بٹھائیں اور وہ رنگلے پلنگ بچھائیں. جس کی وجہ سے میں آپ کو پرسوں کہہ رہی تھی نا کہ جی جھنگ کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، مزید دو چیزیں مشہور ہیں. ان میں سے ایک تو کولہا پوری چپلیں جو خود سے بہت زبردست وہاں پہ بنتے ہیں، ایک وہاں کے رنگلے پلنگ. جھنگ کے ساتھ ہی متصل ایک اور چھوٹی سی تحصیل ہے جس کا نام ہے چنیوٹ. اور چنیوٹ میں بھی کیونکہ ایک ہی دیو سے ٹائم جب ان دونوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا کہ جی چنیوٹ اور جھنگ ایک ہی ہیں، بھوانا سب ایک ہی ہیں. یہ کیونکہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی فاصلہ اتنا زیادہ ہے نہیں. تو وہاں پر جناب بنتے ہیں رنگلے پلنگ، جس کے حوالے سے میں اس دن گانا بھی گائی تھی نا کہ 80 رنگلے پلنگ بچھائے پرونے نہیں آئے. تو جناب یہ رنگلے پلنگ بن رہے ہیں چنیوٹ میں. اور رپورٹ کون کر رہا ہے جی؟ رپورٹ کر رہے ہیں جناب حسب معمول امیر عمر چمن. فرنیچر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور چنیوٹ کے رنگین پیڑے اور چارپائیاں پاکستان سمیت پوری دنیا میں سپلائی کیے جاتے ہیں. جی یہ رنگلے پیڑے جڑے نا جی یہ ساڈے دیہاتی علاقوں دے وچ جڑا نا لوگ لے جاتے ہیں. چارپائیاں وغیرہ پیڑے ادھر وہ زیادہ چلتے ہیں. پیڑے اور چارپائیاں 3 قسم کی بنائی جاتی ہیں، جن میں پہلی قسم سادہ جبکہ دوسری اور تیسری قسم رنگین اور کشیدہ کاری سے مزین ہوتی ہے. سادہ پیڑے اور چارپائیاں عام گھریلو استعمال جبکہ رنگین اور کشیدہ کاری والے بچیوں کے جہیز اور مہمانوں کے استعمال کے لیے رکھے جاتے ہیں. یہ ہمارے جو چارپائیاں پیڑے رنگین ہیں رنگ کے، یہ بہت زیادہ مشہور ہیں. ڈیروں پہ دیہاتوں میں شادی بیاہ میں کافی استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں کافی محنت بھی ہے. شیشم، ککر، آم اور دیگر لکڑیوں کو چرائی اور رنگائی کے بعد اس پر بیل بوٹے بناتے ہوئے کاریگر اس پر اپنی تخلیق کو اجاگر کرتے ہیں، جسے لوگ اپنی ثقافت مانتے ہوئے بڑے شوق سے خریدتے ہیں. یہاں پر دور دراز علاقوں سے جو ہے لوگ اسے خریدنے آتے ہیں اور لوگ اس کا بڑا شوق و ذوق رکھتے ہیں. یہی ہمارے علاقے کی جو ہے ثقافت ہے. چنیوٹ کے فرنیچر بازار میں رنگین پیڑے، چارپائیاں، جھولے اور دیگر فروخت ہونے والی اشیاء اب بڑے شہروں میں بھی پسند کی جاتی ہیں. رنگین پیڑے اور چارپائیاں پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی ثقافت کا اہم جزو ہیں. کیمرہ مین عرفان علی کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. ہوئے ہوئے کیا بات ہے جی. کس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ اس کے
क्या बोलते हैं इसको, पाया बोलते हैं हाँ। है ना, वो उसको बना रहे थे। पर हर कलर आप चेक करें, उस दिन पहले हम और ट्रॉकार्ड की different बात कर रहे थे, फिर हम इनकी बात कर रहे थे। सो कितने महारत आप देखें ना, मतलब कितना उसके अंदर एक्सपर्टीज चाहिए होती है। और फिर ये है कि हर पलंग दूसरे पलंग से मुख्तलिफ भी होता है, लेकिन डिजाइन का पैटर्न भी सेम फॉलो कर रहे होते हैं। देखिए वो जिसको मसैरी भी कहते हैं ना उर्दू में, तो ये बेसिकली ये तो अब हमारे पास ये जो शान शौकत जो जबरदस्त किस्म के हम डिजाइनर बेड्स खरीदते हैं वो तो आपकी बात है, लेकिन पहले जो होते थे वो ये पलंग ही पलंग और होते मसहरी, थे। हाँ। और वो जिसके पलंग जितने ज्यादा रंगीन होते थे, रंगले होते थे, उनको उतना ही ज्यादा समझा जाता था कि ये बड़े रिच स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी से इनका ताल्लुक है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और ये सिर्फ ये नहीं कि झंग में बनते हैं या चुनियोट में बनते हैं, अंदरूनी पंजाब में बनते हैं। अगर आपको सिंध में रहते हैं, आपको यहाँ पे बनवाना है, तो यू कैन ऑलवेज गो टू हाला। वहाँ पर तरह तरह के खूबसूरत झूले भी आपको मिलेंगे और वहाँ की अपनी सकाफत काशीगरी, वहाँ पे तो ये जो ब्लू पॉटरी है वो इतनी मशहूर है वहाँ की, तो वहाँ तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं मयार तालीम की और उसकी हर लम्हा गिरावट की। यानी कि वैसे तो डॉलर के रेट ऊपर नीचे जाते हैं, रुपए की कदर गिरती है, कभी मुस्तहकम होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा मयार तालीम है कि मुसलसल गिरावट का शिकार है और उसके अंदर बेहतरी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं कई देती। जगहों पर तो मुस्तहकम है, ऐसे मत कहें। कहाँ पर? मतलब पहले भी बेहतरीन नहीं थे, अब भी बेहतरीन नहीं है, ऐसे ना कहें आप प्लीज। हाँ, लेकिन उसके अंदर मजीद गिरावट भी आ रही है किसी मजीद गिरावट, आपने बात बिल्कुल सही की। यू रिमेंबर जब मैट्रिक इम्तिहानात और उससे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे हमसे शिकवा कर रहे होते थे कि प्लीज आप हमारे लिए आवाज उठाएं, हमारी तैयारी नहीं याद है। है कई बच्चों को हमने भी लिया था, कई बच्चों को हमने लिया था, पूरे फिर पूरे नंबर बच्चे फिर उसके उसके बाद ये टाइम लिया है कि बच्चों ने पूरे पूरे नंबर लिए हुए थे। फिर हमने उन बच्चों से पूछा कि भाई पहले तो आप हमें कुछ और कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो पेपर बहुत अच्छा दिया था, तो 1100 मेरे नंबर नहीं आने थे, तो क्या आपके आने थे बाखबर सवेरा के सेट पे बैठने के? मैंने कहा ओके वेरी राइट, जबरदस्त बात आपने बिल्कुल सही की। लेकिन अब मसला हुआ ये कि अपने कली खुल गई है। हुआ सीन ये कि हमने देखा है कि जी जो रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स तो वो कोई आए 90-95% रिजल्ट आए, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली समहाउ द सेम किड्स, यही सेम बच्चे, यही सेम स्टूडेंट्स जब एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए पहुंचे, अपना एंट्री टेस्ट देने के लिए पहुंचे, तो हार्डली में से 5% बच्चे भी जो है ना अच्छा, वो क्वालिफाई नहीं कर सके। यहाँ पर एक और बात कि जब ये सारा कुछ चल रहा था तो उस वक्त मैं, माँ बदौलत और मदिहा नकवी बार बार यही कह रहे थे कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट में इनका क्या होगा, क्या होगा जब इनका उस वक्त पोल खुलेगा। तो वैसा ही हुआ। तो अब इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो बड़े मजेदार हैं, जो फैक्ट्स हैं। लाड़काना बोर्ड के तलबा के नतायज जो है वो सबसे ज्यादा हैरान कर रहे हैं। उन्होंने 12वीं जमात में 90% से ज्यादा नंबर लेने वाले 235 तलबा ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सिर्फ 7 यानी कि 90% से ज्यादा वाले सिर्फ 7 पास हुए। कराची बोर्ड के 90% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले 75% तलबा पास हुए। यार ये बड़ी अच्छी बात है यार। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ ना, फेडरल बोर्ड से 90% से ज्यादा मार्क्स के 7 टेस्ट देने वाले 24 में से 15 तलबा पास हुए। आगा खान बोर्ड के तहत 90% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले 15 में से 14 तलबा पास हुए। और खैबर पख्तूनख्वा में मालाकन, डीआई खान और बनू के तालीमी बोर्ड के तहत दाखिला इम्तिहान देने वाला कोई भी तालिब इल्म पास नहीं हो सका। यू रिमेंबर हमने एक बच्ची को भी लिया था, खैबर पख्तूनख्वा की बच्ची का गालिबन ताल्लुक शायद मर्दान से था, और 1100 में से 1100 उस बच्ची की मार्क्स आए थे। द किड वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बट समहाउ हमने देखा यही सेम जो बच्चे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके इन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्यों हुआ? ये क्या सिस्टम है जिसने मार्क्स तो खुल कर दिए लेकिन फिर बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट में पास करना शायद भूल गई? तो हमारे साथ मौजूद है जनाब अब्बास हुसैन साहब, जो कि डायरेक्टर टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू जी। सर ये क्या किया? पहले उतनी होप दी है, 1100 नंबर दे दिए, फिर पास ही नहीं किया कि चलो भागो, ये क्या बात है? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। ये बात सही है कि पेंडेमिक ने जिस इंटेंसिटी से ये बात सामने लाई है, IBA आपको याद होगा वे बैक 90s में एक बहुत बड़ा लफड़ा हुआ जिसमें पोजीशन होल्डिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सक्खर बोर्ड, कराची बोर्ड, आगा खान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गए, IBA के एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गए। ये आज की बात नहीं। असल में मुतफरिक लेयर्स में ये सवाल को हमें अनपैक करना होगा। इट्स नॉट दैट सिंपल। हमारे कुछ वकील दोस्त हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारे बोर्ड्स को एक बहुत सीरियस सवाल उठाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि ये सिरे से इम्तिहान लेते ही क्यों हैं? अगर तमाम इदारे अपना एंट्रेंस टेस्ट ले करके लोगों को दाखिला दे रहे हैं तो इंटरमीडिएट का इम्तिहान उसकी क्या है ही क्यों? तो सिरे से बोर्ड्स है ही क्यों? नाउ दैट वुड ओपन अप अ वेरी डिफरेंट कैन ऑफ वर्ड्स। वो एक बिल्कुल अलग और बट बिल्कुल सही है, हमारे इम्तिहान का निज़ाम बहुत सीरियस
गैप्स रखता है। हमारे क्वेश्चन पेपर्स में और जवाबात में और मार्क्स में रोट लर्निंग का और उसका बहुत बड़ा दखल तो है। उसके पीछे फिर करप्शन का एक बहुत बड़ा सर ने दरवाजा हमेशा है जो अंदरूनी कि सिंध देखा है कितनी चीटिंग होती है। जी जी नहीं, वो तो चीटिंग बाहर तो हर जगह। आखिरी स्टेज पर होती है, उससे कबल वो पेपर का लीकेज वगैरह वगैरह, ये तमाम सारी सब बातें बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ जी, हम भी इसी मुल्क, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मालूम है जी ना। जब आप ये तमाम फैक्टर्स को एडअप करेंगे तो एक दिन पेंडेमिक के बदौलत आना ही था जब जैसे कहते हैं भांडा फूटना था, और जब ये पूरा का पूरा एक्सप्लोड हुआ तो हमें इसकी पूरी हिमाकत कि 1100 नंबर की भी कोई वक़्त नहीं, 900 नंबर की भी कोई वक़्त नहीं, असल सलाहियत की वक़्त है और इम्तिहानात सलाहियत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सर मैं सॉरी बात कर रही, लेकिन सत्य देखिए, अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया है, मैंने भी अगर अच्छा परफॉर्म किया और मैट्रिक के टेस्ट में, मैंने अपने मैट्रिक एग्जाम्स में अच्छा किया और उसके बाद जब मैं अपना एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए गई हूँ, तो अगर मैं लाइक बच्ची थी और मेरे बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मैं एप्टीट्यूड टेस्ट भी अच्छा ही देकर आऊंगी, क्योंकि तो अब ये भी तो देखना है ना कि जो बच्चा लाइक है वो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अच्छा ही अपीयर होगा। ऐसे ही है। तो अगेन साबित हुआ जो इम्तिहान बच्चों की एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल स्किल्स, कंसेप्चुअल नॉलेज टेस्ट करता है, वो जहाँ भी जाएंगे आगे जाएंगे, और जो नहीं करता जैसे कि हमने देखा अच्छा, वो नहीं जाएगा। अब ये है कि इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि बस बच्चों को जिम्मेदार के चले, उनकी तैयारी नहीं थी जो भी थी, या फिर जो लोग जो बोर्ड के मुंतजमीन थे, जो पर्चे बनाने वाले थे, जो उन्हें पास करने वाले थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, असल में देखिए, लेट अस नॉट बी टू हार्ड ऑन इंडिविजुअल्स। देखिए मसला फिर अगेन हमारे मुल्क में अजीब किस्म की पॉलिसीज। एक तरफ हम कहते हैं जनाब हाफिज कुरान के लिए इतने नंबर मार्कशीट में लग जाएंगे, ठीक है, यानी स्पोर्ट्स के अंदर में किसी बच्चे ने अच्छा करा उसको इतने। मसला ये है कि हमारे मार्क्स के बढ़ाने का ताल्लुक स्ट्रेट इम्तिहान और मार्कर के हाथ में ही नहीं है, वो दीगर पॉलिटिकल वजूहात से वो नंबर्स को जैक लगते रहते हैं। अब पेंडेमिक के अंदर में ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से और क्लासेस के लॉस की वजह से हुकूमत ने फैसला किया कि इतना % ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो जो नंबर दिए हुए थे जहां गड़बड़ थी उसके ऊपर मजीद जो लेयर हुए उसमें 1100 से 1100 हो तो गए। सर अब मुझे अब ये बताएं ना कि क्या होगा ये उन बच्चे जो कि 1100 नंबर लेके या मतलब 1050 या 1000 जितने भी नंबर लेके जब आगे एडमिशन्स के लिए पहुंचे, उनको एडमिशन नहीं मिला, अब इन बच्चों के करियर का होगा, यूनिवर्सिटीज भी कैसे अकोमोडेट करें ऐसे बच्चों को फिर? नहीं ऐसा नहीं, ये तो अगेन हम स्कैसिटी थिंकिंग करें। देखें इन द रियल वर्ल्ड 1980s इवन 90s तक शहर कराची में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ थी जिसको के लोग सारे यूं तमन्ना की तरह दिखते थे, कराची यूनिवर्सिटी और एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यानी जो डिग्री देने की मजाज थी। दिस वाज अराउंड 80s। उसके बाद फिर ज़रा सा दरवाज़ा खुला। आज शहर में 35 इदारे हैं जो डिग्री दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक्सेप्टेड, ओके, जिससे पता चला कि अब आपने ये आइडिया जो वालिदैन के दिनों में कि जब तक कि तुमने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया तुम कहीं किसी काम के नहीं हो, मसला वो जो एक इमेजिनेशन में था कि जी एक ही जगह है, अब पता चला आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप बहुत सारी जगहों पर जा सकते हैं। और कहाँ जाएंगे, मतलब इतने पॉपुलेशन के लिए लोग हर जगह जाएंगे। एक तो ये, सेकेंडली होपफुल इसका इलाज क्या किया जाए ऑल दैट। तो मैं समझता हूँ कि एज अ नेशन, एज अ पीपल, हमें ये बात माननी होगी कि इम्तिहान का जो मार्कशीट है, ये एग्जामिनेशन के बाद जो मार्कशीट आता है, ये एक डॉक्यूमेंट, हमने इस पर बहुत ज़्यादा तकिया किया हुआ कि इस बच्चे की कंप्लीट, जैसे कह दीजिए एक्सरे, नामा उसका मेंटल इंटेलेक्चुअल एक्सरे, ये एक कागज़ है। दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत बासलाहियत हैं, अगर कि हम उस एक मार्कशीट के अलावा नज़र करें। तो जब हम और चीज़ों पे जाते हैं तो पता चला हमारे बच्चे बैक वक्त 2-3 काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पेज के ऊपर कुछ आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उनकी कहाँ मार्किंग है। तो जब हम ये अपना वो मार्कशीट पर का जो हमारा ये फोकस है वो हटाएंगे तो हमारे बच्चे हमें बहुत बाहुनर और बहुत अच्छे नजर। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे अब्बास हुसैन साहब जो कि डायरेक्टर हैं टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर के, और एक बहुत अहम मसला जिस हवाले से हमने बात की, क्योंकि यहाँ पे तलबा के फ्यूचर का सवाल है और पूरा एक सिस्टम है जिस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी सिस्टम से गुजरते हुए तलबा के साथ अगर किसी किस्म की ज़्यादती होती है, चाहे उनका रिजल्ट में ज़्यादा एड ऑन मार्क्स को दिए जाएँ या मार्क्स कम करके दिए जाएँ, तो ये बच्चों के फ्यूचर जो है वो इससे मुतासर होता है। बिल्कुल जी, सारा करियर इस पे बेस कर सारा
करियर उनका स्टेक पे आ जाता है, लेकिन साथ ही उन्हें भी मेहनत करनी चाहिए और सिर्फ मुफ्त के मिले नंबर्स पर इन्हिसार नहीं करना वैसे चाहिए। मैं पता मैं उस वक्त इतनी जेलस हुई थी, मैंने कहा भाई मैं मतलब इस टाइम में नहीं थी, वरना मुझे भी हो सकता पूरे नंबर मिल जाते, मैं भी कहती मैंने बहुत अच्छा पेपर में किया था। No, it would have backfired big time. अच्छा जी, चलिए ठीक है, थैंक यू जी, Thank you. हमारे साथ मौजूद थे, जी जी जी। Thank you so much. अच्छा ठीक है, और अब जरा क्योंकि आपको पता है सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में सर्दियों की सौगात को हम बाखबर सवेरा में डिस्कस ना करें, मुझे बताएं ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना, देखा सामने बैठे अंकल ने भी कह दिया। हाँ, नहीं हो सकता, तो बहरहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या ये नहीं करना कौन सी चाहिए? सौगात है? गुड़। क्या नहीं, गुड़ क्यों नहीं करना चाहिए? गुड़ करना चाहिए, बिल्कुल जी। गुड़ एक ऐसी चीज है कि जो आपके क्या कहते हैं उसको, न सिर्फ ये कि चाय में आप डालें तो चाय का क्या खूबसूरत और जबरदस्त लजीज जायका देता आय, है, हाय, और हाय, बल्कि उसको वैसे भी खाएं। कहा जाता है कि खाने के बाद भी हल्का सा एक छोटी सी डली गुड़ की ले लें, हाजिम कहवे में होता डाल है लें, ना। हाजिम होती है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है यार। जीरे वाला गुड़, सौंफ वाला गुड़, अदरक वाला गुड़, नट्स वाला गुड़ जिसमें बादाम होते हैं, जिसमें मूंगफली भी होती है। पीनट्स एग्जैक्टली, मूंगफली भी होती है, ये वाला गुड़, ठीक है। डिफरेंट किस्म की गुड़ की टाइप्स हैं, और अगर आपको बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त आपको गुड़ खाना है तो जनाब हम आपको लिए चल रहे हैं टंडू वाला यार, और जहाँ पर कमाल गुड़ तैयार किया जाता है। अमानुल्लाह खो कर रिपोर्ट कर रहे हैं। दिखने में पत्थर, खाने में नरम, ये है देसी गुड़ जिसके कई फायदे हैं। गन्ने से गुड़ बनाने के पहले मरहले में मशीन के जरिए गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर इस रस को बड़ी सी कढ़ाई में डालकर खूब पकाया जाता है। रस को पकाने के बाद इसको बड़ी महारत से लकड़ी के जरिए थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है, जो ठंडा होकर गुड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। असल चीज़ है जो हम खा रहे हैं इस टाइम, हर चीज़ हाइब्रिड खा रहे हैं। सब्जी देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, हाइब्रिड ही खा रहे हैं। हमने देसी चीज़ें तो खानी छोड़ दी। फायदेमंद है चीनी से, गुड़ से जो है हम घर में आजकल जो सर्दियाँ का मौसम है, सर्दियों में जो है वो हम घर में जो चाय इस्तेमाल करते हैं वो चाय भी जो है वो गुड़ से इस्तेमाल करें। चीनी के मुकाबले में गुड़ इंसान के जिस्म के लिए ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। सर्दी में अक्सर लोग गुड़ की बनी हुई चाय पसंद करते हैं। देसी गुड़ में अक्सर लोग खुश्क मेवाजात डालकर इसे तोहफे के तौर पर भी पेश करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अमानुल्लाह कोकर, ARY न्यूज़, टंडो नयार। चले जी, तो आपने देख लिया, और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़ेदार प्रोसेस होता है जब गुड़ जो है वो बनाया जा रहा होता है, और इसी वक्त जो है जिसमें ज़ीरा ऐड करना हो, जिसमें सौंफ ऐड करनी हो, या जिसमें कोई भी मुख्तलिफ नट्स करने हैं तो वो अलहदा कर दिए जाते हैं। और बड़ा अच्छा तोहफा भी मेरे ख्याल से किसी का जब आपने जाना हो तो बजाय कि मिठाई लेके जाएं, गुड़ ले जाएं। गुड़ ले जाएं ना। हाँ, क्योंकि एक कुदरती एक बड़ा खालिस किस्म का तोहफा होता है, और आजकल इन चीज़ों के लिए लोग बड़े तगदो भी कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। तो यू रिमेंबर जब लोग खुशी की बात कर रहे थे तो कोई बंदा बहुत अच्छी बात करता था तो लोग उससे कहते थे जी आपके मुंह में घी शक्कर, तो वही घी है, देसी घी, और उसी में जब तो मेरे ख्याल से ना तो वो पुरानी रिवायत को कहीं ना कहीं से दोबारा से रिवाइव करना बात ये है कि चाहिए। मैंने भी अपनी वालदा से कहा था कि आप गुड़ लेके आई हैं, तो अम्मी ने कहा कि हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर गुड़ नहीं होता, तो वो पंजाब के मैदानी इलाकों में या सिंध की साइड पे होता है। मैंने कहा ओ ओके। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं खैर मकदूम कहने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने कहा कि जब मेरी उर्दू अच्छी है और जब मेरी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी है तो मैं खुशामदेद क्यों ना कहूँ, क्योंकि मोस्टली हम लोग खुशामदीद कहते हैं ना, सो इट्स नॉट खुशामदीद, इट्स खुशामदेद, मतलब गलती करते हैं तो कोई मसला नहीं, हम कौन से उर्दू दान है, बट देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स सीखना चाहिए। जी हाँ, सीखना चाहिए। और मेरे ख्याल से किसी दिन सती हम क्यों ना एक ऐसा सेगमेंट करें जिसमें हम वो अल्फाज जो कि गलत आम है और गलतुल अवाम है, हाँ गलतुल अवाम भी, क्योंकि हम मोस्टली ना गलत को भी गलत बोलते हैं, गलत बात कर रहे हैं आपने, इट्स नॉट गलत, इट्स गलत। सो अ लॉट ऑफ वर्ड्स, मोहब्बत को मुहब्बत कहते हैं, हाँ ये मोहब्बत है, हाँ हो ये जो बिल्कुल, मोहब्बत है हाँ ये उनका है काम। हाँ ये जो मोहब्बत है, हाँ बात तो आपने बिल्कुल सही की। तो देयर लॉट ऑफ वर्ड्स, जैसे हम हुकूमत की बात भी करते हैं, लोग कहते हैं हुकूमत, सो इट्स नॉट हुकूमत, इट्स हुकूमत। हाँ जी। और इतने मतलब शुमाल, आई रिमेंबर सदरे मुमलिकत कहते हैं ना, वो ममलुकत होता है। अच्छा ये मुझे नहीं पता था, दोबारा से बताएं क्या है ये? सदरे ममलुकत। ममलुकत, अच्छा सदरे ममलुकत, ओके थैंक यू भाई, ममलुकत। जहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिले उसको ले लेना चाहिए, सदरे ममलुकत। ममलुकत। लेकिन अगर हम यहाँ बोलूंगी मैं तो आपको पता मुझे यहीं पे पड़ जाएगी आप ये क्या बात करी। हाँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मालूम नहीं तो लोगों को देखिए कोई ऐसी चीज होती है ना, तो वो आप फिर आपके पास फैक्चुअली आपके पास फेरोजुल लुगात हो गई, फरहंग आसिया हो गई, ये वो किताबें हैं जिनके अंदर से देख के आप फिर करेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जी शुमाल, तो इट्स नॉट शुमाल, इट्स शिमाल। शिमाल
कोई बात नहीं, अगर आप ये शुमाल भी बोलते लोगों को तब भी इसका मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को सही उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि अंग्रेज़ी के एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं, उनकी अपनी उर्दू की, मतलब अंग्रेज़ी मेरी अम्मी की ज़बान है, नहीं ना मेरी तो अम्मी मेरे पूरे ख़ानदान, मेरे दिल की ज़बान है उर्दू। सो उर्दू पे पहले आपको ज़रा कंट्रोल हासिल होना चाहिए। बिल्कुल जी। मतलब वैसे अंग्रेज़ी वैसे पूरी नहीं आती, लेकिन आपने बस यही सीख लिया कि प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, तो आप कहते हैं ओके। तो इसके अंदर अभी हम टॉप स्टोरीज को उर्दू में क्या कहेंगे? शाह सुर्खियां। हाँ, जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि सबको पता ही है शाह सुर्खियां कहते हैं। आला टॉप शाह सुर्खियां। चले अभी हमारे पास ज़हन में कोई वर्ड आ नहीं रहा टॉप स्टोरीज को हम कैसे करें, क्योंकि हर जगह अब इसको टॉप स्टोरीज ही कहा जाता है। सो शामिल कर लेते हैं फिर। सर्दियों में दमे और नमूनिया के अमराज को हल्का ना लें। फेफड़ों में सोजिश और सांस की नाली तंग हो जाती है। सख्त मौसम में इन अमराज से महफूज रहने के लिए खुसूसी एहतियात करना होगी। की सियासत में हलचल ना रुक सकी, आसिफ जरदारी ने पीडीएम में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद करते हुए इन हाउस तब्दीली का इंदिया दे दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कानून की बालादस्ती की मुश्किल जंग लड़ रहे हैं। और सिंध में खैरपुर के गांव की पहचान मीठा खोया मखसूस अंदाज में तैयार किया गया। मौसानी जो माओ बैरून मुल्क सौगात के तौर पर भेजा जाता है। तैयार करने के हवाले से शोहरत दूर दूर तक। अच्छा जी, तो अब हुआ ये है सियासी मैदान में कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने के दे दिए हैं इशारे, और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इन हाउस तब्दीली का इंदिया भी दे दिया है। बिल्कुल जी, और साथ में हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी इन हाउस तब्दीली से मुतालिक जब वो नैब कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मौजूद थे, उनसे किया गया सवाल और जवाब में आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा? इंशाअल्लाह। साथ में ये भी कहना चाहता था कि चाहता हूं कि हुकूमत आज ही चली जाए। पहले दिन ही कहा था कि ये नामाकूल हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में जो कहते थे कि दूरी थी वो खत्म हो जाएगी, इस हवाले से जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था उसको भी मुस्तरद कर दिया। क्या कहेंगे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही, कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है में इत्तेफाक राय भी हो रहा है, तो समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह। सर, क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? नहीं समझता हूँ कैसा में से हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और तारीख ने प्रूव कर दिया है। अच्छा, वजीर आजम साहब बड़े पुरएतमाद हैं। वो कहते हैं कि 3 माह बाद, यानी कि आज से 3 माह बाद पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा रफ्तार से तरक्की कर रहा होगा। महंगाई का तूफान थम जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि करप्शन खत्म करके कानून की बालादस्ती कायम करने की मुश्किल जंग लड़ रहा हूं। सिर्फ एक सिम्टम्स है जो कि जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता। हमारी जंग है कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की। वो मुश्किल जंग है, वो एक दिन में नहीं होती। कार्टेल्स बने हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। ये है असल जंग जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। इसमें कनेक्टेड है आपकी बिजनेस, इसमें कनेक्टेड है इन्वेस्टमेंट, इसमें कनेक्टेड है आपकी खुशहाली। ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़नी, ये आप सब ने लड़नी है जंग। प्राइम मिनिस्टर बनना कोई एम्बिशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना एम्बिशन है। हम तो इसको जहाद समझते हैं। वो कहते हैं कि जी बड़ी नाहल हुकूमत थी, तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया। और कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो हमारी तरह के जिनके हालात हैं। अच्छा, दूसरी जानिब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में हुकूमत पर काफ़ी गरजे बरसे। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई और हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ यू टर्न लेने में महारत हासिल है। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। मिनी बजट सरासर हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। मुमकिन नहीं है, या आप कशकोल रखेंगे या खुदा न खास्ता आप अपनी जो कुव्वत है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। बहुत
हमें सोच समझ के ये फैसले करने होंगे। पीटीआई गवर्नमेंट जिसने एक ही चीज में बहुत आला महारत हासिल की है वो यू टर्न, जो दावा करते हैं मुकर जाते हैं। असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, मिनी बजट पेश किया और 400 अरब रुपए के टैक्स लगाए। उसके बाद जोड़ी आई अब्दुल हफीज शेख की और शब्बर जैदी साहब की, उन्होंने जनाब 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए। शौकत तरीन साहब तशरीफ लाए, 300 अरब रुपए के टैक्स बढ़ाए और अब 350 अरब रुपए टैक्स लगाने का एक और नुस्खा इस मिनी बजट में ले आए हैं। सारे मिलाकर जनाब स्पीकर 1700 अरब रुपए के टैक्स बनते हैं। अच्छा जी, इसी पर अब जरा बात कर लेते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से अब से कुछ देर पहले आपने गुफ्तगू सुनी होगी जरदारी साहब की, तो वो इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं। और पीपल्स पार्टी अकेली तो ज़ाहिर है कि नंबर्स गेम उनके पास नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी तो PMLN है पार्लियामेंट में। तो क्या नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी के इस अदम एतमाद के मामले पर साथ देंगी? पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से जो है वो इशारे दे रही है। खाली इशारे करने से तो इन हाउस तब्दीलियाँ नहीं आती, उसके लिए बहुत सारा होमवर्क चाहिए होता है, उसके लिए बहुत सारी जो है वो कमिटमेंट्स जो हैं वो लेनी और देनी पड़ती हैं, और हम इस किस्म के किसी कमिटमेंट के जो है वो हक में नहीं है। अदरवाइज़ अगर यही कमिटमेंट्स के सिर पे हमने हुकूमतें टॉपल करनी होती तो हमारे खिलाफ तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा कतई तौर पर नहीं है। अगर करेंगे तो आइनी और कानूनी तरीक़ाकार से करेंगे, और हुकूमत जो है वो जब अकेली होगी, कानूनी तौर पर कानूनी हुकूमत होगी और उनके साथ पसे पर्दा उनके मददगार नहीं होंगे तो ये मामला तभी होते हैं। सो पीपल्स पार्टी जो कहती है जो करती है ये उनका मामला है। मैंने नहीं ख्याल कि इस पे हमें ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत है। सही, ठीक है। अच्छा अज़मा, लेकिन साथ में ये कहेगा, क्योंकि जैसे हमने कुछ दिनों पहले सुना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो भी बात कर रहे हैं इस मार्च को लेके, हम कह रहे थोड़ा सा वेट कर लें। और कुछ ये भी बात हुई थी कि हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर, लेकिन आसिफ ज़रदारी ने तो कह दिया कि नहीं जी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इससे तो ये तासुर नहीं पैदा हो रहा कि हर जो पार्टी है वो सोलो फ्लाइट लेना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए और या मुज़ाकरात करने में? जी बिल्कुल, आसिफ ज़रदारी साहब का ये इख्तियार है और उन्होंने कहा है वो PDM में शामिल नहीं होना चाहते। तो PDM की तरफ से भी मेरा नहीं ख्याल, मैंने कोई दावतनामा देखा है उनके लिए कि उनको PDM जो है वो उसमें शामिल होना चाहिए या करने के लिए कोई यहाँ उतावला हो रहा है। और हर पार्टी तो नहीं आप कह सकते, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ कि हमारा कतई तौर पर कोई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के लिए हमारे सोलो फ्लाइट का कोई ना इम्कान है, ना हमारा ना ये नज़रिया है। और हमने ये तकलीफ़ें और ये परेशानियाँ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से या किसी से जो है वो राब्ते करने के लिए नहीं की हैं। और अब तो जबकि आवाम की एक बहुत बड़ी ताकत पहले भी हमारे साथ थी, और अब इस हुकूमत की कारकर्दगी के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी आवाम की ताकत हमारे साथ है। तो ऊपर खुदा और नीचे आवाम, हमारे लिए वही राब्ता काफ़ी है, हमें किसी और से राब्ते की ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो क्या दोनों ऐवानों में यानी कि कौमी और सेनेट में क्या कोई मुश्तरका लाएमल बनाया जा सकता है इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, देखिए अदम एतमाद जब होती है और अपोजिशन जब इतना थोड़ा जो है वो मार्जिन हो हुकूमत और अपोजिशन के बीच में, तो फिर तमाम अपोजिशन को जो है वो एक जगह पे इकट्ठी होगी तो ही अदम एतमाद हो सकता है। बट अदम एतमाद के बाद क्या, ये बड़ा सवाल है जो हमारे अंदर भी डिस्कशन में होता है। क्या अदम एतमाद के बाद ये जिस तरह से पाकिस्तान को तबाही बर्बादी पे ले जाया गई है, जो हुकूमत ले गई है, उसके बाद क्या कोई हुकूमत है जो इन हालात में हुकूमत संभालने के लिए तैयार हो? कम से कम हम तो नहीं हैं। और इस किस्म की हंग पार्लियामेंट के साथ जो है वो इतना आसान भी नहीं होता है। और फिर यह है कि हम तो पहले दिन से ये समझते हैं कि ये जाली मैंडेट के सिर के ऊपर ये हुकूमत आई है, तो सिर्फ अदम एतमाद हमारा जो है वो मतमा नज़र नहीं है। अगर एतमाद होती भी है तो उसके बाद फिर नए इलेक्शंस अनाउंस होने चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अज़मा आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार तहरीक अदम एतमाद के वाले से बात भी कर रहे हैं, आपस में मिल भी बैठते हैं, बातचीत भी होती है, तो ये बताएं ज़रा, अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे बात करें तो क्या आप देखती हैं कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकेगी? देखिए, मैं पंजाब में अदम एतमाद आ चुकी है और वो अवाम की अदम एतमाद है। जहाँ बेचारे वज़ीर आला को ये बताना पड़े कि वो शहबाज शरीफ लगे हुए हैं, वहाँ पर और कौन से अदम एतमाद की ज़रूरत है। और अदम एतमाद यकीन मानिए कि अभी सिर्फ आपके पास मीडिया तक शायद नहीं पहुँचा,
ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ہاؤس کے اندر نیشنل اسمبلی کا ہو یا پنجاب اسمبلی کا ہو وہاں پر کورم پورا نہیں ہوتا. ان کے ایم پی ایز ایم این ایز ان کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ ہاؤس میں آنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کی کیا صورتحال ہے. اور اگر پارٹی لیڈرشپ جو ہے یہ فیصلہ کرے اور جو ہے وہ ہمیں حکم دے تو عدم اعتماد 10 منٹ کی مار ہے. لیکن وہ پھر میں نے کہا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اکیلے حکومت سے لڑنا ہے یا حکومت کے ساتھ باقیوں سے بھی لڑنا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے جو ہے وہ یقیناً بات کچھ اور ہوتی ہے. چلیں دیکھیں گے ازما, یہ جو آپ نے 10 منٹ کی بات کہی ویسے ہوتا کہ نہیں, کیونکہ ہم نے یوزلی دیکھا ہے کہ جو پروونشل اور فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, جو افیئرز ہوتے ہیں, وہ بڑے ڈفرینٹلی ٹیکل کیے جاتے ہیں. سینٹ کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں. جب سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو قومی اسمبلی میں کیا کچھ ہو رہا تھا اور پنجاب اسمبلی میں کیسے جی ایک طریقے سے مکمکا ہو گیا. پہلے انہوں نے بتا دیا کہ جی ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہلے سے ہی اور وہ بھی تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے درمیان. امیجن, تو ہم تو یہ میں کیا بولوں, بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. ہاں ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور مسلسل دھوکہ کھلا. بالکل جی. چلے جی اب ہم ذرا ماسک پہنے. ہاں ماسک پہنے. یہ اچھا یہ ستی نے نہیں کہا, یہ تو ستی جو آپ کو کہہ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے آپ گھروں میں بیٹھے کافی پی رہے, چائے پی رہے, ناشتہ کریں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ستی کہہ رہا ہے ماسک پہنے, تو یہ ستی نے نہیں کہا. یہ بیسکلی جب کل اسلام آباد کے آفس میں, جو نیب کے آفس کے باہر جب پیشی تھی آصف زرداری صاحب کی, تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں صحافی موجود تھے, ان سے سوالات کر رہے تھے. تو وہاں پہ سب کو ماسک پہنا رہے تھے کہ جی ماسک پہنے. آپ نے ماسک نہیں پہنا, آپ نے ماسک نہیں پہنا, آپ نے ماسک نہیں پہنا, سب کو کہہ رہے تھے. میرے کیمرہ مین نے ایک دم ڈھونڈا ان کا ماسک کدھر ہے, ادھر آپ کا ماسک. اچھا جی چلیں. اچھا تو خیر, لیکن آپ کو پتا ہے ستی سب سے زیادہ ماسک پہنانے کی ضرورت کس کو ہے؟ کس کو؟ ان کے اپنے صوبے سندھ کو, جہاں پہ ان کی حکمرانی, ان کی پارٹی کی حکمرانی کب سے ہے. نہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں, اور پرسنٹیج کتنی ہو گئی ہے لگوا پھیلنے رہے کی ہیں. کورونا کی؟ اب ہو گئی 18 سے 20% تک پہنچ گئی ہے. 18 سے 20%. جسٹ امیجن. اور ابھی ہم کچھ ابھی 0.5% کا کہہ رہی تھی آج سے کچھ دن پہلے, آپ پھر 3% ہوا, اب ایک دم جو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ ریپڈ کتنے ٹیسٹ ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. بڑی مشکل سے جا کے لوگ کوئی ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہوں گے مجبوراً. کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا نا کہ جگہ جگہ موبائل فون ہے, موبائل وینز ہیں یا اس طریقے سے. مطلب لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ میں تھوڑے بہت سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو گیٹ یور سیلف چیکڈ, ٹھیک ہے, اپنا آپ لوگ ٹیسٹ کروا لیں. ٹیسٹ بھی نہیں کراتے, چلے ٹیسٹ چھوڑ دیں. یہاں پہ تو مسئلہ یہ کہ ابھی بھی ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت پڑی ہے کہ خدارا آپ کو حکومت پاکستان نے ایک مفت فیسلٹی دی ہے, آپ کو ویکسینیشن کی سہولت میسر ہے, اپنے آپ کو ویکسینیٹ کیجئے. نہ صرف ویکسینیٹ, اب تو ٹائم وہ آ گیا کہ وہ لوگ جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے ان کے لیے بوسٹر شاٹس بھی اویلیبل ہیں. اینڈ فرسٹ بوسٹر شاٹ از ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ. سو پلیز جائیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں تاکہ یہ جو بیماری آئی ہے ہم پہ, اس کا کلا کما ہم ہی کر لیں ویکسینیشن کروا کے. بالکل جی. اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں بچوں میں دمہ اور نمونیا کی بیماریوں سے متعلق. اچھا سرد موسم ہے تو سرد موسم میں بہت سی بیماریاں سر اٹھاتی ہیں. اچھا دمہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پھیپھڑوں میں سوزش کی وجہ سے سانس کی نالی میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر تنگی بھی ہوتی ہے, انفلیمیشن بھی ہوتی ہے, پھر سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. اور دمہ کے شکار مریضوں کو جب سانس کی مشکل ہوتی ہے تو نیند بھی ان کی آسان نہیں ہوتی. بالکل جی, بچوں کی نیند بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ہم دمے کی بات تو کر رہے ہیں, ایستھما بہت ساری لیولز پہ اگر ہم ایستھما کو بچپن میں ہی کنٹرول کر لیں, اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر لیں, تو یہ آگے جانے سے جو ہے نا یہ بچ جاتا ہے. آپ کے بچے کو جو ایستھما ہوتا ہے وہ اس اپنے بچپن میں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. اچھا دمے کے علاوہ آج کل ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سانس کی بیماریاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں, بچوں کے سینے مسلسل کھڑ کھڑ کر رہے ہوتے ہیں. سو کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سکون میں آئے؟ اور ایستھما مطلب سننے میں جتنا آپ کو لگ رہا ہوگا نا کہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی, انگریزی میں بولے ایستھما تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ, جب دمہ بولے تو آپ کو اسی سے لگتا ہے کہ اسے دم گھٹ رہا ہے. بڑی تکلیف بیماری ہے. کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچہ ہمارا ایستھما پیشنٹ ہے. سو کیا بچہ بائی برتھ ایستھما پیشنٹ ہوتا ہے یا پھر اس کو ماحول بنا دیتا ہے ایستھما پیشنٹ؟ استھما کی دو لیبل ڈائگنوسس ہے. ایک تو استھما ڈائگنوس ہوتا ہے 2 سال کے بعد, اس سے پہلے جو بھی ہوتا ہے وہ الرجی اور برونکائٹس ہوتا ہے, ساتھ میں برونکولائٹس ہوتا ہے. برونکائٹس یہاں کا مرض ہے, برونکولائٹس اپر آرٹیا ہے, اپر ریسپائرٹری ٹریک انفیکشن ہے. کئی دفعہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے رنائٹس سے. رنائٹس مینس الرجی, فلو, اسٹارٹ ود دا ایٹماسفیئر یا پھر کوئی الرجیز ود دا فوڈ
या फिर जेनेटिक्स या एनवायरनमेंट। मेन पहले आपको पकड़ना होता है जेनेटिक्स है कि ब्लड रिलेशन में किसी को दमा या एलर्जीज हैं या नहीं है। अब आपने जैसे कहा कि बचपन से ही अगर ठीक करना है तो इट्स वेरी गुड कि बचपन से आपको डायग्नोस कौन करेगा, प्रॉपर अस्थमा या एलर्जी कंसल्टेंट। आपने वहीं आपको अगर पता चलेगा जेनेटिकली तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है कि इसको फूड कौन सा देना है, उसको एनवायरनमेंट कैसा देना है, ह्यूमिड लेवल कैसा रखना है रूम के अंदर। डस्टी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए एयर पोल्यूशन आपको बेहतर रखनी है, एयर पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। तो एनवायरनमेंट ही सोचते ना, फूड के बारे में तो सोचते नहीं अस्थमा को ऑफ लेकर। कोर्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारा दवाइयाँ दे दे के आप ठीक नहीं कर सकते, बट इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग ह्यूमिडिफायर, एयर प्योरीफायर्स, बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये बाकायदा एक अच्छा एलर्जी कंसल्टेंट आपको ये बताएगा और ये जादू करके ठीक हो जाता है। दूसरी क्या चीज़ होती है कि अगर अस्थमा को आपको लेबल करना है, 2 साल हो गए, तो आपको पहले इसके ब्लड लेवल्स कराना है कि एलर्जी लेवल कितना है इसका, आपके इजोनोफिल्स कितने हैं, वॉर्म्स पेट में हैं या नहीं है, क्योंकि वो भी आपके एलर्जीज करा रहे होते हैं। अब ये तो एक तो वेदर हो गया जिसका मैंने बताया, दूसरा आपके फूड में डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा करप्ट होता है। अब हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बफेलो मिल्क सबसे ज़्यादा होता है। हमारे इंडस्ट्री यानी पीडियाट्रिक या एलर्जीज में एक डेफिनेशन है काउ मिल्क एलर्जीज, एग प्रोटीन एलर्जीज, अच्छा, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट एलर्जीज। Nobody talks about it, Nobody talks about it, किसी को पता ही नहीं है। अब डेयरी प्रोडक्ट में हमारा तो ये है कि बफेलो मिल्क पीते हम, लिखा हुआ क्या है काउ मिल्क एलर्जीज, तो काउ मिल्क तो यहाँ पे मिलता नहीं है, बफेलो मिल्क तो और ख़तरनाक होता है, तो और वो एलर्जीज करा रहा होता है। फिर आगे जाके जब अस्थमा एलर्जी बढ़ रहा होता है, इसका मेन फोकस होता है हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, विटामिन डी विटामिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि विटामिन डी जितना कम होगा आपका अस्थमा एलर्जी जो है एक्सरबेट कर जाएगा, बढ़ावा रहेगा। सारी जिंदगी आप ट्रीट करते रहे अस्थमा, यू कैन नॉट ट्रीट अस्थमा। ये कोई भी पढ़ सकता है रीडिंग बुक से कि इसकी ये डायग्नोसिस पक्की है कि नहीं है। सेकेंडली फिर आपको डायग्नोसिस बनानी होती है कि ट्रीटमेंट कैसी करनी है। अब कई दफ़ा आप मिस मैनेज भी हो जाता है, कई दफ़ा नज़ला गिर रहा होता है और आपकी जब पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं वो गाइड कोई आंसर प्रॉपर नहीं बताते, यानी अपना जो हिस्ट्री है प्रॉपर नहीं बताते हैं, और डॉक्टर उसको अस्थमा का लेबल करके उसको उस तरह ट्रीट कर रहा होता है इसको कई दफ़ा साइनस है। अच्छा, अब कई दफ़ा बहुत सारे बच्चों को तो कोई सोचता ही नहीं ना कि बच्चों को सोचता ही नहीं। हाँ। साइनस का जब एक्सरे कराते हैं और पता चलता है कि साइनस से सारे ब्लॉक हैं और सारा नज़ला गिर रहा है, तो रात को उसको सफोकेशन होती है, सांस चलना शुरू होता है और पता चलता है कि उससे वो ब्रोंकाइटिस हो गया। वो अस्थमा नहीं है, वो आपके साइनसेस है। तो आपको ट्रीट ऊपर वाला हिस्सा करना है, नीचे वाला हिस्सा नहीं करना। तो ये एक डिफरेंशिएशन है। फिर जब अस्थमा हो जाता है और आपको लेबलिंग आगे करनी पड़ती है, अब आपने 2 साल तक मुसलसल न्यूबलाइज भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, ठीक भी नहीं हो रहा, और सारी पैरामीटर्स जो मैंने बताया उससे अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट हो गई तो बच्चा आपका 2-3 साल में ठीक हो जाएगा। अगर आपका मैनेजमेंट नहीं हुई, इनहेलर्स पे जाता है। डायग्नोज वही बात है, डायग्नोज ठीक हो जाए, डायग्नोज सही प्रॉपर डॉक्टर अगर डायग्नोज कर लेगा, पहले तो डॉक्टर सुनना पड़ेगा, डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। वो डॉक्टर आजकल कम करते हैं, तो मैं तो हर डॉक्टर से इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ गिव टाइम, टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री, और पेरेंट्स भी अच्छी तरह अपने सवालात लिख के आएँ और प्रॉपर तरीके से बताएं, तो आपको डायग्नोज करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि क्रॉनिक चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। फिर इसके बाद अगर अस्थमा लेबल कर दिया जाता है, अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है, डॉक्टर ने लिखा, आपने कंप्लाइंस प्रॉपर नहीं किया। कंप्लाइंस का मतलब पेरेंट्स ने प्रॉपर तरीके से मेडिसिन प्रॉपर नहीं दी, या अगर फर्ज करो किसी ने न्यूबलाइज का कहा है तो न्यूबलाइज का एक मिसकॉन्सेप्शन मिथ्स हैं कि उसकी आदत पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, XYZ हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि नहीं, इससे बच्चा बेहतर हो रहा है। आगे जाके बच्चा अगर इनहेलर्स पे जाता है, जी अब उस पर भी एक चीज़ है कि इनहेलर से तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। नहीं, बच्चा बेहतर हो जाएगा, उसकी सिचुएशन और जो क्राइसिस है या एक्सेसरबेशंस है वो बेहतर हो जाएंगे। हम बच्चे को इनहेलर कब देना शुरू कर सकते हैं अगर बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम हो? अगर सीवियरिटी है, अब इस पे भी डेज और नाइट्स हैं, अगर हफ्ते में कितने दिन हो रहा है, कितना सीवियरिटी से हो रहा है, रात के वक्त बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग पैटर्न्स ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा चोकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चा सांस पसलियाँ चलना शुरू हो रही है, स्पेशली यहाँ की पसलियाँ अगर चलना शुरू होती है, सुप्राकोस्टल रिसेशंस होते हैं, तब आपको इनहेलर्स पे भी डालना पड़ता है।
मगर इनहेलर्स को भी प्रॉपर यूज करवाना डॉक्टर का काम अच्छा, है। उसके अंदर भी टाइप्स होती है ना, कंट्रोलर्स होते हैं, रिलीवर्स होते हैं, रिलीवर्स उसके होते हैं, अलावा प्लस साथ में आपको यूज कैसे करना है। कई दफा आपने देखा होगा कि लोग डायरेक्टली इनहेलर यूज कर रहे होते हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रोटोकॉल फॉर पीडियाट्रिक भी और अडल्ट भी। लोग अपने बैग में से निकालते हैं इनहेलर कर रहे जी होते जी हैं। जी, हमने भी किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। बेस्ट ये होता है यू हैव टू यूज विद द स्पेसर। ओके, जब भी आप स्पेसर से यूज करेंगे आपकी जो मेडिसिन है एक ही पंप में लंग्स में जाएगी। अच्छा, अदरवाइज आप जितने भी दफा दो हमस के पंप वाले ले रहे ऑफ होते हैं, कोर्स जी, जी। जब आप डायरेक्ट ले रहे होते हैं तो 6 पंप 9 पंप भी करते रहेंगे तो आपकी वो दवाई ज्यादा पेट में जाएगी, लंग्स में नहीं जाएगी। अच्छा। ओके, अब ये पता कितनी ही इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है। हाँ। प्लस साथ में इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको सीधा बैठना है प्रॉपर तरीके से, फिर इनहेल ब्रीथ करके फिर इसके बाद आपको एक हो स्पेसर सकता है लगा के सती, करना है। आपके पास आपके इनहेलर है ना, हाँ, अगर यहाँ आप अपना तो इनहेलर जरा वो मुझे जरा ढूंढना पड़ेगा। आपको जरा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से ढूंढता डॉक्टर साहब जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हमें बता भी सकते हैं कि जो स्पेसर जिसकी, जैसे डॉक्टर साहब ने पिक्चर्स देख रहे हैं बच्चे की, तो ये इनहेलर वेंटिलेटर मैंने भी यूज किया हुआ। ये ओके, डायरेक्ट आप इनहेलर यूज नहीं कर ये सकते। जैसे ये रखें, जी जी, ये दिस इज अ रॉन्ग प्रोटोकॉल। अच्छा, अगर ठीक है। आपके साथ एक छोटा डिवाइस आगे लगा हुआ हो स्पेसर का, देन यू ओपन इट, उसको डालो और देन यू यूज इट विद स्पेसर। जैसे ये स्पेसर है, जी बिल्कुल ये स्पेसर है। ओके, दिस इज एन स्पेसर। स्पेसर से आपके एक पफ में, यानी जितनी ये मेडिसिन आप जितनी महंगी यूज कर रहे हैं उसमें आप स्पेसर लगाएंगे तो इसकी मेडिसिन आपकी लंबी भी चलेगी और प्लस साथ में इसकी यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होगी, तो लंग ये में ज्यादा जाएगी। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े अडल्ट भी, मैं भी यूज कर रहा हूँ, कोई तो ये भी कर स्पेसर के साथ छोटा सा डिवाइस है, इतना सा डिवाइस है, सिर्फ इसको अपने साथ रखना है। और आपने एक पफ किया, आपने एक पफ से आप अगर 4 पफ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक पफ स्पेसर आपका के साथ, डायरेक्टली वो लंग में जाएगा। फिर इसका एक प्रोटोकॉल है कि यू हैव टू ब्रीथ फॉर 10 टाइम्स एंड देन यू टेक योर मेडिसिन इनसाइड योर लंग्स। तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा और खुद ब खुद आपको जो है पता चलेगा कि यार वाकई में इट्स बेनिफिशियल है और इसकी आदत बहुत जल्दी निकल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा कुछ ऐसी बात करते हैं कि कुछ जगहों पे हमने देखा कि हमारे पेरेंट्स भी टोटके शुरू करते थे और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम रिसर्च के थ्रू भी कुछ चीज़ें हम कर रहे होते हैं। जैसे एस्थमा के पेशेंट, अगर मैं भी बचपन में जैसे मुझे एस्थमा की प्रॉब्लम थी तो उसमें जो चीज़ें जो मैंने देखा जो मुझे हेल्प आउट की हैं, हो सकता है वो गलत चीज़ें लोगों को नहीं करनी चाहिए, उसमें एक ब्लैक कॉफ़ी थी और उसमें डार्क चॉकलेट थी, तो ये कितनी मददगार साबित हो सकती है? एक्चुअली इन पीडियाट्रिक उसमें पीडियाट्रिक या एलर्जी, बेसिकली हम एलर्जी को डिस्कस करते हैं। एलर्जीज में कई दफ़ा ब्लैक कॉफ़ी तो काम कर जाती है, बट कैफीन, इसमें अगर कैफीन हिट कर जाती है तो इट कॉजेज सीवियर एलर्जीज। अच्छा, साथ में जो है चॉकलेट्स, इसमें भी चॉकलेट्स में भी कई दफ़ा वो एलर्जी, लेकिन डिपेंड करता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट आपको हिट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ। नोबडी नोज कि किसी को ये नहीं पता कि किससे मुझे एलर्जीज है। उसके लिए क्या होता है, यू हैव टू चेक द एनवायरमेंटल एलर्जी टेस्ट, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज आपको खराब कर रही है। डस्ट है तो सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि यू हैव टू सपोर्ट योर नोज के अंदर डस्ट ना जाए, इसके लिए वेजलीन छोटी सी चीज है, वेजलीन सारा दिन अपने साथ रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ वेजलीन इज अ जादू। अच्छा, ये आपके आधा हिस्सा कम कर देगी। अच्छा, और वो कैसे? ग्रेनाइट बेसिकली हर चीज, ठीक है, अस्थमा भी स्टार्ट इज फ्रॉम द नोज। जी 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 जी, रात को नाक बंद हुआ, जी बिल्कुल, ब्रीदिंग पैटर्न खराब हुआ, आपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। हाँ। जैसे मुंह से सांस लेना शुरू किया, आपके जितने भी आयल लेवल्स हैं यहाँ के, जो लैरिंजाइटिस है, स्पेशली आइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, वो ग्रो हो गया। एकदम आपकी सांस जो है, ब्रीदिंग पैटर्न खराब हो गया। उसमें आपके अगर आपको अस्थमा है, स्पैज्म होना शुरू हो जाएगा। अस्थमा इज अ नेम बट इट कॉजेस विद लैरिंजाइटिस, लैरिंक्स का स्पैज्म हो गया और फिर इसके बाद जो है वो आपकी वीजिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, देन यू यूज दिस। जी, अगर फर्ज करें कि आपकी नोज की ब्रीदिंग पैटर्न वो सही होगी तो क्या ये चीज अस्थमा जैसी चीज आपको कितनी होगी? नहीं होगी, कम होगी। कम होगी। तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू सपोर्ट योर नोज विद द वेजलीन एंड अवॉइड डस्ट। रात के वक्त ज्यादा या अटैक्स होते हैं या ऐसे दिन के टाइम होते हैं जहाँ पे बहुत पोल्यूटेड एरिया हो या ह्यूमिड लेवल कम हो, यानी हवा में नमी का तनासब कम हो और खुश्क या डस्टी हो। एयर पोल्यूटेड में ज्यादा होगा, जैसे अभी इस सीजन में डस्ट इतना नहीं है, ह्यूमिड सही है, बट रात के वक्त जब 12 डिग्री 14 डिग्री होता है तो ज्यादा सफोकेशन इसलिए होती है कि आपको खांसी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि डस्ट ही ऊपर आता है
اور ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو جاتا ہے. وہیں آپ کو استما برونکائٹس, بچوں کو برونکائٹس ہو جاتا ہے, اسی سے ہی آپ کو پانی نکلنا شروع ہوتا ہے, اس کے بعد سارا نزلہ گرنا شروع ہوتا ہے اور فلو ہوتا ہے, اور یہاں ہی آپ کے کنجیشن شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کی ویزنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. دیز ڈیز پھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس کو لرنجائٹس ہوتا ہے تو گروپ ہو جاتا ہے, جیسے باکنگ کف شروع ہو جاتی ہے. تو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں اس سیزن میں سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. کب؟ جب ہیومڈ لیول کم ہو اور ڈسٹ زیادہ ہو. ڈسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ یو ہیو ٹو یوز ویزلین, اور بہت چھوٹی سی بہت سستی سی چیز ہے. دین یو یوز وین یو ایور ان دا ہاؤس یوز ہیومیڈیفائر اور ایئر پیوریفائر. گارنٹیڈ ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی بیماری بھی چیسٹ کی 50% پہ آ جائے گی, اور جتنی دوائیں ہوں گی وہ 50% پہ آ جائے گی. وہ تو ایئر کوالٹی انڈیکس سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ PM2.5 پارٹیکل. اور ایسے بچے میں نے بہت سیٹل کیے ہیں کہ دوائیاں 50% کر دیں, اور صرف ہم نے ایئر پولیوشن مشین, ایئر پیوریفائرز اور ہیومیڈیفائر سے چیزیں جو ہیں بہتر ہو گئی. چلیں زبردست. آج یہ آپ نے بات کر دی نا, آپ دیکھیے گا ان سب کی قیمتیں بڑھ جانی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر ابراہیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو بچوں کو سانس لینے کی پرابلم ہوتی ہے, جو دمے کی پرابلم ہوتی ہے, اس کا صحیح ٹائم پہ ڈائگنوسس کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح ٹائم پہ اور صحیح ڈائگنوسٹکس, بیکاز یہ بہت سی چیزیں یہ میٹر کرتی ہیں, اور ڈاکٹرز کو تھوڑا ٹائم بھی دینا چاہیے اس معاملے میں, ہسٹری دیکھ کے. پھر آپ بھی ڈاکٹر کو ٹائم دیں, ڈاکٹر بھی آپ کو ٹائم دیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر احسن اقبال صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. کووڈ-18 کا بھی مقابلہ ہے. کووڈ-18 نالائکی, نااہلی اور نفرت کا مرض ہے جو دھاندلی شدہ الیکشن کے ذریعے قوم پہ وائرس مسلط کیا گیا. اس وائرس نے کرونا سے زیادہ پاکستان کا نقصان کیا ہے. آج بھارت اور بنگلہ دیش میں افراط زر یا مہنگائی سنگل ڈیجٹ ہے. پاکستان میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹس کے اندر ہے. عمران صاحب بتائیں کہ کیا انڈیا اور بنگلہ دیش میں کوئی اور کرونا ہے جس نے ہٹ کیا ہے؟ انڈیا اور بنگلہ دیش میں نالائکی اور نااہلی کا کرونا نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں افراط زر سنگل ڈیجٹ میں ہے. پاکستان کو اس نالائق اور نااہل حکومت نے ایک بد انتظامی کی جہنم بنا دیا ہے. پاکستان میں مس گورننس کا ہر روز ایک نیا نمونہ پیش ہوتا ہے. سانحہ مری بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح شہری بے یار و مددگار ساری رات برف میں پھنسے رہے, اور حکومت کے اہلکار, حکومت کے ذمہ داران خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اور اپنی تنظیم سازی میں گپیں مارتے رہے. لوگ وہاں پر چیخ رہے تھے, پکار رہے تھے, ان کی کوئی آواز سننے والا نہیں تھا. اسی طرح اب یہ حکومت اپنی نالائکی اور نااہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو قانون اسمبلی سے بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے بعد پاکستان IMF کی غلام ریاست بن جائے گا. ہم نے انگریز سے آزادی لی تھی, قائد اعظم نے ہمیں انگریز سے آزادی دلوائی, عمران نیازی ہمیں IMF کا غلام بنانے لگا ہے. ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اس غلامی سے بچانے کے لیے اپنی آواز اٹھائے. اگر آج قوم خاموش رہی تو اس کی سزا آنے والے سالوں میں غلامی کی صورت میں ہمیں ادا کرنی پڑے گی. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا تھا. آج اس مالیاتی خود مختاری کی علامت کو IMF کے پاس $1 ارب کے عوض گروی رکھا جا رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کو
पाकिस्तान में नया गवर्नर जनरल IMF के लिए मुकर्रर करने की तैयारी हो रही अच्छा है। जी, इस्लामाबाद से ये मनाजिर आप देख रहे थे, एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जंगलात की अहमियत के हवाले से ज़रा हम तज़किरा कर लेते हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर जंगलात की अहमियत पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती रही। माजी में ये हम देखते रहे हैं कि जो हमारा रकबे के हिसाब से जंगलात का तनासुब था वो बहुत कम रहा है। परसेंटेज दुनिया के कई मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, 25% से ज़ायद पे रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये रकबा 3 से 10% के दरमियान था। अब ये जो मौजूदा हुकूमत आई है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कुछ फोकस किया जा रहा है। बिलियन ट्री सोनामी मंसूबा भी सबके सामने, और भी काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि जंगलात को बचाया जा सके। अच्छा, अगर जंगलात कटाई बढ़ जाए तो उससे कई खदशात होते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है, मौसमियाती तब्दीली के असरात का भी सामना करना पड़ता है। तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं वादी नीलम की, और वहाँ पर नौजवानों ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव क्या है कि उन्होंने जंगलात को बचाने के लिए हुकूमत के या महकमे जंगलात के एहलकारों की तरफ देखने के बजाय खुद ही वो मैदान में आ गए, और गांव है वादी नीलम का बांडी, और वहाँ पर उन्होंने गांव की सतह पर एक कमेटी तश्कील दी है, और उस कमेटी ने जंगलात की कटाई पर ना सिर्फ ये कि पाबंदी लगा दी है, अच्छा, और जो बड़ी लकड़ी उसकी इस्तेमाल होती है, ये देवदार की लकड़ी फर्नीचर में भी यूज़ होती है, बड़े अच्छे उसके दरख्त होते हैं। तो उस वजह से इन दरख्तों को, देवदार की दरख्तों को और कायल के घने जंगलात को बेदर्दी से काटा जाता है। ये जो टिम्बर माफिया है ना, ये एक लानत की तरह पूरे मुआशरे में सरायत कर चुका है, और ये पहाड़ी इलाकों में, अगर हम कश्मीर की बात करें या मरी या इसके साथ साथ दीगर इलाकों में, तो वहाँ पर भी ये माफिया बड़ा सरगर्म है। लेकिन यहाँ पर वादी नीलम के नौजवानों ने इस कमेटी के क़याम के बाद इस सिलसिले को काफ़ी हद तक रोक दिया है। तो इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। मेंबर तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी आतिफ मान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ, ये आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों की जानिब से किया गया है। तो ये बताइएगा कि ये फॉरेस्ट बाकायदा एक डिपार्टमेंट भी है, महकमा जंगलात भी है, फिर उनके फॉरेस्ट ऑफिसर भी होते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि वो कार्रवाइयाँ भी किसी हद तक करते हैं। तो क्या उन कार्रवाइयों से आप मुतमईन नहीं थे कि आपको ये खुद एक इनिशिएटिव लेके ये कमेटी बनाना पड़ी? जी अशफाक, इस पे तो हम मुतमईन थे और हुकूमती सतह पे भी इस पे काम किया जा रहा था, लेकिन जो जंगलात की बीट्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा रकबे पे मुश्तमिल होती हैं। तो रात की तारीकी में जो जंगल काट के ले जाते थे या इसकी स्मगलिंग की जाती थी, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसका जिम्मा हमने उठाया कि हम अपने जंगल को नहीं काटने देंगे, और इस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी जो कमेटी है ये वादी नीलम में फैली हुई है, तो उसमें कितने अफराद हैं जो आपके साथ इस कार्य खैर में शरीक हैं? जी, इस पे तो पहले तो हम तकरीबन 10 से 15 लोग थे, लेकिन माशाल्लाह से अब हम 40 से 50 बंदे हो गए हैं। तो इस तरह हम करते हैं कि हमारी जो टीम्स हैं ये जंगल में ग्रुप की शक्ल में जो है ये विजिट करती रहती हैं। तो जहाँ पे भी ये दरख्त उस पे ये कर देते हैं, मैसेज आ जाता है हमें कि जो भी बंदा विजिट कर रहा होता है वो मैसेज करता है कि फलान जगह पे लकड़ काटी गई है। तो हम सब लोग मिल के बर वक्त वहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ पे हम फोटो सेशन करते हैं, और जो लकड़ी काटी गई है उसकी वीडियोज वगैरह बनाते हैं, और फिर हम मुतल्लिका बीट गार्ड्स या रेंजर या फॉरेस्टर साहब से रब्ता करते हैं, और वो बर वक्त मौके पे पहुँचते हैं और वो कार्रवाई करते हैं। तो वो लोग तो बड़े खुश होंगे महकमे जंगलात के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका काम भी आपने उनका काफ़ी हद तक काम हल्का कर दिया है, वरना तो उन्हें काफ़ी भागो दौड़ करना पड़ती थी, तगदौ करनी पड़ती होगी इस तरह से लोगों को पकड़ने के लिए। जी जी जी, इसी तरह बिल्कुल आपने ठीक है, उनको बड़ी खुशी हुई है और वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात पे, और हमारे साथ भरपूर इस चीज़ का तावन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ हम आगे लेके इंशाल्लाह चल रहे हैं कि हमारे जंगल की कटाई न हो, और जो लाइन स्लाइडिंग है या ग्लोबल वार्मिंग है, इस चीज़ को हम आगे लेके इंशाल्लाह चल रहे हैं। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वादी नीलम में कौन कौन से ऐसे दरख्त हैं जो कि इस कटाई के खदशे के सबसे ज़्यादा शिकार हैं, यानी कि टिम्बर माफिया सबसे ज़्यादा उन दरख्तों को काटती थी? ये इसमें सबसे ज्यादा तो देवदार है और कायल, सबसे ज्यादा देवदार काटे जा रहे हैं, बाकी का इतना नुकसान नहीं करते जितना ज्यादा देवदार का कर रहे थे।
चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ जमान, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हुकूमत का हाथ बांट रहे हैं। हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर ही रही है, लेकिन इसके ऊपर जुर्माने भी होते हैं, इसके ऊपर सज़ाएं भी होती हैं और ट्रेस भी किया जाता है। यानी कि लकड़ी आपने काट भी थी तो उसके बाद उसकी कोई ना कोई जड़ें वगैरह अगर मिल जाती हैं तो उसके ऊपर भी ये महकमे जंगलात के नुमाइंदे कार्रवाई करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि एक जंगल को तबाह करना जो कि कुदरती हुस्न होता है, माहौल को खूबसूरत बनाते हैं और इसके साथ साथ पूरा आपको इकोसिस्टम एक तरह से मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनको जंगलात को कटने देंगे तो नए पौधे आप लगाएंगे भी तो उनको बड़े होने में बहुत टाइम लगता है। यानी कि एक दरख्त जो जिस कैपेसिटी में होता है तकरीबन 40 से 50 साल एट टाइम्स लग जाते हैं उस दरख्त को वहाँ तक पहुँचने में, और काटने वाले 2 मिनट में काट के चले जाते हैं। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर गवर्नमेंट भी मज़ीद फोकस करेगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं और अब ज़रा हम रुख कर लेते हैं खैरपुर का। और खैरपुर का रुख इसलिए करेंगे कि वहाँ पर एक ऐसा गांव है जो कि मीठा बनाने के हवाले से काफ़ी अपनी शोहरत रखता है। और ये कहीं वो गांव तो नहीं कि जो कि पूरा का पूरा गांव जो है वो एक बड़े ज़बरदस्त वो कहते हैं ना रोजगार से मंसूब है, वो यही कि जो मीठा है जिसको खोया कहते हैं। खोया, बिल्कुल, जो कोई खोया डिफरेंट किस्म का खोया बनता है। अच्छा जी, उसको कहा जाता है बेसिकली सिंधी जुबान में मौसनी जो मावो। दोबारा से कहिएगा। मौसनी जो मावो, मावो ओके। जो का मतलब यानी कि मौसानी का मावा, यानी कि ये सिंधी जुबान में उसको का की जगह जो लग जाता है। तो यानी कि सिंध का शहर, सिंध जो शहर, सिंध जो गोट, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर कर लेते हैं। तो बहरहाल ना सिर्फ ये कि ये मावा जो है वो वहां पर पसंद किया जाता है, अतराफ में पसंद किया जाता है, इंटीरियर में माओ मतलब जो क्या बात कर रहे हैं, वो वाला मावा नहीं, दूसरा चेंज कर देते हैं आप बात फौरन। वो जो है बेसिकली वहां पर इसी तरीके से कहा जाता है। तो ना सिर्फ ये कि वहां पर खैरपुर में पसंद किया जाता है, खैरपुर से लोग तोहफे के तौर पर इंटीरियर या मुल्क भर में भेजते हैं, बल्कि मुल्क से बाहर भी इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसको खाया जाता है बड़े शौक से जी, और लोग लेके भी जाते हैं एज अ सौगात। तो नवीद खोड़ो इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो खैरपुर खजूर के सौगात से मुल्क भर में मशहूर है, मगर बात हो जब मीठे की तो मूसानी का खोया, जिसको सिंधी में मूसानी जो माओ से पुकारा जाता है, इस छोटे से शहर को माओ के शहर से पहचाना जाता है, जो 3 दहाइयों से खोया बनाने में मसरूफ है। सादा तरीके से बनाया जाने वाला ये माओ मुल्क समेत बैरूनी मुल्क में भी गिफ्ट की सूरत में पहुंचता है। मूसानी गांव है, यहाँ का मशहूर खोया है, यहाँ से सिंध पंजाब सारी दुनिया में जाता है। बनाए जाने वाले खोया के बहुत से इकसाम भी हैं, जिसमें खोपरा, बादामी, पिस्ता और अखरोटी है। यही कारोबार हमारा तकरीबन जब से पैदा हुआ मैं तो यही कारोबार कर रहा हूँ। 1 मन दूध को भट्ठी में 2 घंटे तक पकाया जाता है। मूसानी शहर के नेशनल हाईवे के दोनों तरफ से दुकानें कायम हैं। मकामी रहायशी ईद या खुशी के मौकों पर माओ की बड़ी खरीदारी करते हैं। खाने का मावा ये सिंध से लेकर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। जहाँ जो भी ट्रांसपोर्ट वाले आते हैं ये गिफ्ट के तौर पर यहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं। कैमरामैन जमील जोए के साथ नवीद खोड़ो, ARY न्यूज़ खैरपुर। अच्छा जी, तो ये आपने रिपोर्ट देख ली, नवीद खोड़ो साहब ने कितना ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा, जाते जाते अब ज़रा हम आपको बताएंगे कि आज जन्मदिन है, आज यौम पैदाइश है अहमद फराज साहब का, और क्या ज़बरदस्त स्कॉलर थे, पोइट थे, और अपनी तहरीरों की वजह से और अपनी शायरी की वजह से वो हमें बिलाशुबा हमेशा याद रहेंगे। सन 2008 में तो उनका इंतकाल हो गया था, हमारे दरमियान वो नहीं रहे, लेकिन वो पैदा हुए थे 12 जनवरी 1931 को, और उसके बाद से उनका तवील जो है वो लिटरेरी सफ़र रहा। बिल्कुल जी, और जो उनकी शायरी थी, जो उनकी नज़में थी, वो ऐसा गीत भी हम लोग सुनते रहे। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की आज के दिन के हवाले से, आपके साथ शेयर करते हैं। क्या बात है जी, कितने सितारे खो गए। खैर, यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।